मैं बस सोया और उठते ही मेरे पास 9 पैक एब्स थे। मेरी बहन भी शर्मा आ गई जब उसने मुझे देखा। रीजन मेरा अजीब सा टैलेंट, अपने देखते हुए स्ट्रॉन्ग बनने की पावर। मेरे ड्रीम्स में मैं ज़ॉम्बीज से लड़ता हूँ और उनके मरने से पहले इसकी मेमोरीज और एबिलिटीज ऑब्जॉर्व कर लेता हूँ। पर कल तक मैं एक लूजर था जिसका वाइटल एनर्जी और ब्लड वैल्यू सिर्फ 0.7 था, जबकि मेरी बड़ी बहन जो कंस्ट्रक्शन साइट पर ब्रिक्स उठाती है उसका वैल्यू 0.8 था। टीचर ने तो सीधा कह दिया था, तू तो होपलेस है, जिंदगी में 4 वक्त की रोटी भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। ये दुनिया ऐसी ही है, यहाँ सब कुछ कॉम्बैट पावर पर डिपेंड करता है। 100 साल पहले धरती पर मॉन्स्टर आ गए थे और इंसानों के गन उन पे काम ही नहीं करते थे। जब हर तरीका फेल हो गया तब ह्यूमंस के अंदर एक नई एबिलिटी जागी, मॉन्स्टर्स को हराने वाली मार्शल पावर। उस दिन से शुरू हुआ मार्शल आर्ट्स का युग। वाइटल एनर्जी और ब्लड वैल्यू कुछ चाकरा जैसा होता है जो बॉडी में इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। मेरे पापा दिन भर 5 जॉब्स करते थे सिर्फ इसलिए ताकि 2 बोतल्स वाइटलिटी बूस्ट पाउडर खरीद सके जिससे मेरा वाइटल एनर्जी वैल्यू बढ़ जाए। पर मुझे पता था ये सब पैसे की बर्बादी है, फिर भी माँ बाप को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता था, तो मैं रोज अपने रूम में प्रैक्टिस करता था। नेशनल बेसिक बॉडी कंडीशनिंग रूटीन, यानी कि 14 सेट नेशनल मिडिल स्कूल स्टूडेंट्स ब्रॉडकास्ट एक्सरसाइज। दांत भींच के मैं सिर्फ 3 बार कंप्लीट कर पाया, उसके बाद तो बेहोश हो गया थकान से। अगला मोमेंट आया और मैं फिर से उसी ड्रीम वर्ल्ड में था। मैंने अपना गाल पिंच किया, लगता है फिर से ज्यादा गहरी नींद सो गया। ये ऑलरेडी मेरा 101वां ड्रीम था। तभी एक ज़ॉम्बी बुलेट प्रूफ वेस्ट पहने हुए मुझ पे जंप कर गया। अबे तू फिर से हर बार मेरे पीछे क्यों आ जाता है? उसके साले 2 साल से ब्रश ना किए हुए दांत देख के ही मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अरे बेवकूफ, मैं आधा मार्शल आर्टिस्ट हूँ और तू मेरे ही ड्रीम में मुझे डरा रहा है। गुस्से में आके मैंने अपना साइज 43 का जूता उसके कमर पे दे मारा। ज़ॉम्बी सीधा 2 मीटर दूर उड़ गया। फिर मैंने जमीन से एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उसके सिर पे 99 बार मारा जब तक उसका दिमाग उड़ नहीं गया और वो चुप नहीं हो गया। लगता है ज़ॉम्बीज का वीक पॉइंट सर ही होता है, डैमेज हो जाए तो बस गेम ओवर। तभी एक धुआं जैसा कुछ मेरे पास आया। ये क्या है? सर दर्द कर रहा है। फिर एक सोल्जर के सारे मेमोरीज मेरे दिमाग में फ्लूड हो गए। ट्रेनिंग, ब्रीथिंग टेक्निक्स, मॉन्स्टर्स, बैटल्स। वो बंदा बहुत पावरफुल लग रहा था। क्या ये उसी ज़ॉम्बी के पुराने लाइफ के मेमोरीज थे? ये सोच ही रहा था कि एक और ज़ॉम्बी मुझ पर चढ़ गया। इस बार मेरा बॉडी अपने आप रिएक्ट किया, एक ही मोशन में पकड़ा, घुमाया और धक्का मार के नीचे गिरा दिया। क्या ये मैं हूँ? मुझे महसूस हुआ पावर का एक वेव मेरे बॉडी में सर्कुलेट कर रहा था। लगता है जब मैं एक ज़ॉम्बी को मार डालता हूँ तो मुझे उसकी मेमोरीज के साथ साथ उसकी स्ट्रेंथ भी मिलती है। दूसरों के सालों के एक्सपीरियंस को मैं सेकंड्स में ले सकता हूँ। ये सपना सच में कमाल का था। पर तभी एक आवाज ने मुझे जगा दिया। मेरी बहन मुझे खाने के लिए बुला रही थी। मैं और मेरी बहन पूरी तरह अलग हैं। वो मुझसे छोटी है पर स्कूल की जीनियस रिप्रेजेंटेटिव है। उसका वाइटल एनर्जी और ब्लड वैल्यू लेवल 1 मार्शल आर्टिस्ट के करीब है, इसलिए मैं उसके लिए एक एम्बेरसिंग ब्रदर हूँ। शर्ट उतारने पे मुझे खुद शौक लगा। मेरा फिजिक तो बिल्कुल ही बदल गया था। थकान गायब थी, एनर्जी डबल। मुझे वो सारे मेमोरीज और कॉम्बैट टेक्निक्स भी याद थे जो उस ज़ॉम्बी के थे। मतलब सपने में हुआ सब कुछ असली था। फिर खाना खाते वक्त मेरी एपेटाइट देख के सब हैरान। पापा हंसते हुए बोले, लड़के को ज्यादा खिलाओ, वाइटल एनर्जी बढ़ेगी। पर मेरी बहन बोली, पापा वो 18 का हो गया है, खाने से थोड़ी ना वाइटल एनर्जी बढ़ती है। मुझे लगा शायद सच में सपने में मेरा वाइटल एनर्जी बढ़ा है। डिनर के बाद मैं चुपके से मार्शल आर्ट्स जिम गया। तभी एक ग्रीन लाइट झिलमिलाई और पैनल पे लिखा था, क्या 0.96 सिर्फ 1 घंटे में 0.2 का जंप? ये तो आम आदमी 2 साल में भी नहीं कर पाता। मैंने आंख बंद करके अपने हाथ में पावर फील की। उस मोमेंट पे बुलेट प्रूफ वेस्ट वाले आदमी के सारे कॉम्बैट टेक्निक्स और एक्सपीरियंसेस मेरे दिमाग में चिपक चुके थे। फिर मैंने अपना सबसे स्ट्रॉन्ग ब्लो मारा, डिंग 113। ये इंक्रीज तो वाइटल एनर्जी और ब्लड वैल्यू के स्टैंडर्ड्स को भी पार कर गया, इसलिए रात को मुझे नींद नहीं आई। इंसोम्निया की वजह से नींद न आने पर मैंने सोचा क्या करें, ब्रॉडकास्ट एक्सरसाइज प्रैक्टिस करते हैं। जैसे ही मैंने पंच मारा, मेरा बॉडी अपने आप ही एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स पंच टेक्निक का सेट परफॉर्म करने लगा। ये वही बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक थी जो ज़ॉम्बी ने पहले सीखी थी और अब ये मेरे बोन्स में बस गई है। लगता है यही सपने का असली ट्रेजर है। पर अगले मोमेंट मैं थोड़ा लेथर्जिक महसूस कर रहा था। एक स्ट्रॉन्ग भूख का एहसास मेरे ऊपर छाया। बस ये क्या हो रहा है? इतनी भूख क्यों? शायद मेरी वाइटल एनर्जी और ब्लड वैल्यू बढ़ गई है और मेरा बॉडी इस एनर्जी सप्लाई को हैंडल नहीं कर पा रहा है और नॉर्मल खाना इससे रिप्लेनिश नहीं कर सकता। मुझे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स चाहिए, पर अपने फैमिली की करंट इनकम सोचते ही वो एक्सपेंसिव मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स अफोर्ड नहीं कर पाया। अपने आप पे ही डिपेंड करना पड़ेगा। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। पुअर फैमिली से टॉप स्कॉलर बन पाना बहुत ही मुश्किल है। मेरी बहन के लिए ये सिर्फ एक्सेप्शनल टैलेंट की वजह से हो सकता था और अब इनकम इंक्रीज करने का एक ही वे कूल स्कॉलरशिप है। हर साल कूल आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स को बहुत रिसोर्सेज देता है। तो कल के कॉलेज कॉम्बैट टेस्ट में मुझे अपनी टैलेंट और स्ट्रेंथ दिखानी ही होगी ताकि स्कॉलरशिप मिले। अगली सुबह
हुआ जब मेरा क्लासमेट पैटी ने मेरा मस्कुलर बॉडी देखा। वो हैरान रह गया, ये क्या कर रहा था तू? बस कुछ ही दिनों में पहचान नहीं पा रहा मैं तुझे। फिर हम कॉम्बैट ट्रेनिंग ग्राउंड गए। आज की क्लास एक लेवल 2 मार्शल आर्टिस्ट ने सिखाई जिसके हाथ पे बड़ा सा स्कार था। एक बंदा जो फील्ड पे मॉन्स्टर से लड़ चुका था, उसने हमें कुछ कॉम्बैट बॉक्सिंग सेट सिखाए, पर मुझे वो टेक्निक सिंपल लगे कंपेयर टू ड्रीम में ज़ॉम्बी के सोफिस्टिकेटेड मूव। फिर टीचर ने एक स्टूडेंट को डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बुलाया और जैसा कि मुझे लगा ही था, यह अपॉर्चुनिटी क्लियरली यांग येफी के लिए थी। एकेडमी के टीचर्स भी उसके फेवर में थे, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसके फैमिली में माइंस है, पर उसका टैलेंट भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अब वो लगभग लेवल 1 मार्शल आर्टिस्ट की स्ट्रेंथ रखता है। दोनों ने स्टेज पे कॉम्बैट बॉक्सिंग डेमोन्स्ट्रेशन की। प्रैक्टिस के बाद टीचर ने पोलाइटली उसके टेक्निक के कुछ पॉइंट आउट किए। यांग येफी सोच रहा था, तू मुझे एक लेवल 2 मार्शल आर्टिस्ट को बैटलफील्ड पे कैनन फोडर को टीच करने की हिम्मत करता है। फिर प्रैक्टिकल कॉम्बैट सेगमेंट आया। यांग येफी को हाईलाइट करने के लिए टीचर बोला, क्या कोई स्टूडेंट है जो यांग येफी के साथ बैटल करना चाहता हो? स्टूडेंट सिर झुका के खड़े थे। टीचर हेल्पलेस महसूस कर रहा था। ये स्टूडेंट सब ग्रेटनेस अचीव करने के लिए बहुत टिमिड है। सबसे बुरा क्लास, लगता है सिर्फ यांग येफी डिसेंट है। अगला मोमेंट टीचर शॉक हो गया क्योंकि उसने नीचे से 2 आंखें देखी जो उस पे इंटेंसली घूर रहे थे। वो शार्प गेज सिर्फ बैटलफील्ड एक्सपीरियंस वाले लोगों का टेम्परामेंट होता है। लगता है अभी भी क्लास में एक अच्छा सीडलिंग है। फिर टीचर ने मुझे यांग येफी के अगेंस्ट फाइट के लिए बुलाया। पैटी मेरे साइड पे, बोला कि रिफ्यूज कर दो, इंजरी हो गई तो यूनिफाइड एग्जाम्स इफेक्ट होगा। पर मैंने शांति से उसको देखा, सिग्नल देते हुए कि मैं रिसेंट डेज में अच्छे से ट्रेन कर रहा हूँ, ठीक हो जाऊंगा। ये यंग मैन काम और फेयरलेस था, सच में एक अच्छा सीडलिंग। पहले क्यों नोटिस नहीं किया? जब टीचर ने देखा कि मेरा वाइटल एनर्जी और ब्लड वैल्यू 0.7 है, वो स्टन्ड हो गया। क्या गलती से ये हो सकता है? फिर टीचर ने डिसाइड की पैरिंग सिर्फ टेक्निकल एक्सचेंज के लिए होगा, कॉन्टेक्ट पे रुकेगा और 10 मिनट्स के लिए चलेगा। तब तक यांग येफी स्टेज पे कंटिन्यूसली टाउंट कर रहा था, एडवाइस दे रहा था, जब गिरो तो हैंड से ब्रेस मत करो, बोन ब्रेक हो सकता है। मैंने सिंपली स्टैंड लिया और कामली बोला, अरे चलो आ भी जाओ। फिर एक बड़ा हाथ मेरे फेस की तरफ शिफ्ट लिया आया कि एक्चुअल कॉम्बैट में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? अपोनेंट के साथ डिस्टेंस कंट्रोल करना, प्रेडिक्ट करना, मूव्स ऑब्जर्व या टारगेट स्ट्रेटेजी चूज करना नहीं। यह वाइटल एनर्जी और ब्लड वैल्यू का गैप का मैटर है। जैसे ही उसका फीस्ट मेरे सिर से 1 सेंटीमीटर दूर था, पूरा ऑडियंस फ्रीज हो गया, मेरी सेफ्टी को लेकर वरीड। पर मिस हुआ पंच ने यांग येफी का एक्सप्रेशन बदल दिया। उसका स्लो मूवमेंट जैसे स्नेल की स्पीड मैंने क्लियरली देखा। मैंने क्विकली स्क्वाट किया और पावरफुल लेफ्ट हुक मारी उसके फेस पे, 20 मीटर दूर उड़ा दिया। ये सीन क्लासमेट्स के लिए शॉकिंग था और मुझे भी हैरानी हुई। टीचर सस्पेक्ट किया मैंने स्पेशल पोजन यूज किया और मुझे इंट्रोगेशन के लिए ले जाने का प्लान किया। ऑफिस चेकअप के लिए ले जाना चाहा, मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, सिंपली हैंड स्कैनर में देखा और टीचर शॉक्ड रह गया पैनल देख के। मेरा एट्रीब्यूट अब फॉर्मल लेवल 1 मार्शल आर्टिस्ट का है, पूरे व्हाइट रिवर सिटी में भी। ये जीनियस के कैटेगरी में आता है। वाइटल एनर्जी और ब्लड वैल्यू सिर्फ आधे महीने में 0.8 से 1.5 तक बढ़ गई। टीचर ने इंटरनली सोचा ये मॉन्स्टर है। टीचर ने चाहा मुझे बेटर क्लास और क्वालिफाइड टीचर्स के साथ प्लेस करे, पर मैंने रिफ्यूज कर दिया। क्यों? सपने से फास्ट इंप्रूवमेंट कोई टीचर नहीं दे सकता। टीचर ने फिर ब्लैक गोल्ड कार्ड निकाल कर दिखाया जिसमें कम से कम सेवरल 100,000 का पैसा था। अच्छा, तो अगर ऐसी बात है, स्कूल सिर्फ फाइनेंस सपोर्ट ही दे सकती है, पर एक कंडीशन थी, मुझे अगले मंथ के मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट कैंप असेसमेंट में स्कूल को रिप्रेजेंट करना होगा। नेचुरली मैं फ्री पैसा रिफ्यूज नहीं कर सकता था, पर एक चीज क्लियर कर दी, स्कूल मुझे क्लासेस अटेंड करने से रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे अब भी घर पे सपने देख के प्रैक्टिस करनी है। घर वापस मैंने अपने ड्रीम्स में मॉन्स्टर्स से फाइट कंटिन्यू की ताकि लेवल अप कर सकूं, पर ये मॉन्स्टर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, इसलिए इम्प्रूवमेंट लिमिटेड था। ज़ॉम्बी के मेमोरीज के बेसिस पे मैं बेस 1359 गया ताकि कोई सीक्रेट्स अनकवर कर सकूं। यहाँ की वॉल 30 मीटर से ज्यादा मोटी थी। कौन सी बैटल इतना डिस्ट्रक्शन की वजह बन सकती है? तब मैंने एक कमांड टावर में व्हाइट हेड ज़ॉम्बी देखा। हमारी आंखें एक दूसरे पर गई और ऐसा लगा जैसे मुझे पीछे फेंक दिया गया। मेरी सोल के टुकड़े टुकड़े हो गए। लगता है बिना सफिशिएंट स्ट्रेंथ के इस जगह अप्रोच करना खतरा है। फिर मैंने ज़ॉम्बी के मेमोरीज फॉलो किए और एक डार्क रूम में पहुंचा। वहाँ एक ग्लोविंग स्टोन ने मेरी अटेंशन ग्रैब की। जैसे ही मैंने टच किया, ग्रीन लाइट ब्लास्ट हो गई। फिर एक वॉइस मुरमुर हुई, वेलकम टू एटर्नल स्काई टेक्नोलॉजीज। इससे मैंने सपने में इस वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन के बारे में सीखा। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना पावरफुल मार्शल आर्ट सिस्टम मॉन्स्टर्स के अटैक सह भी पाएगा, पर क्यों मार्शल आर्ट्स का डिवीजन हमारे जैसा लग रहा है। फिर मैंने इस वर्ल्ड का हिस्ट्री चेक किया और अगला सीन मुझे स्टंट कर दिया। यह हमारा वर्ल्ड था। 10,000 साल फ्यूचर में वर्ल्ड मॉन्स्टर से डिस्ट्रॉय हो गया था और रिमेनिंग ह्यूमन प्लेनेट छोड़ के चले गए थे। फिर मैंने सिस्टम यूज
करके अपनी इन्फॉर्मेशन पुल की। पता चला कि मैं सिर्फ एक सिविलियन था, अनमैरिड, 28 साल पे मर गया। पर जैसे ही मैंने अपनी सिस्टर की इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने की कोशिश की, वार्निंग आई, इनसफिशिएंट परमिशन, ब्लड सैंपल, जीन लॉगिन रिक्वायर्ड। एल्फ का ब्लड ड्रॉइंग मेथड इतना यूनिक था। डिंग, अगला मोमेंट। सिस्टम ने मेरा ह्यूमन जीन डिटेक्ट किया और तुरंत किंडलिंग प्लान इनिशिएट किया। डेटाबेस से कनेक्ट हो गया। कनेक्शन के बाद जब मैंने इन्फो चेक की, सब चेंज हो गया था। अब मेरी लेवल 2 क्लियरेंस थी। रिवर कॉलेज से फर्स्ट ग्रेजुएट। 3 साल बाद मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट ज्वाइन किया और साउथर्न बैटल जोन में 33 साल में मर गया, अनमैरिड, रैंक लेफ्टिनेंट। क्या मेरी सडन स्ट्रेंथ इंक्रीज ने हिस्ट्री चेंज कर दी? एज 18 तक मेरी ट्रेजेक्टरी बिल्कुल सेम थी। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के एबिलिटी सर्च का साथ भी। फिर मैंने डेटाबेस यूज करके लेवल 1 मार्शल आर्टिस्ट के लिए बेस्ट टेक्निक सर्च की जो मेरी करंट परमिशन अलाउ करती थी। 3 टेक्निक्स मिली। टेलर बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक, नेचुरल ब्रीदिंग मेथड, क्रिस्टल विजुअलाइजेशन टेक्निक। इंट्रोडक्टरी टैक्स होने के बावजूद ये लेवल 11 पावर हाउसेस ने क्रिएट किए थे जो हमारे करंट वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट और ओनली लेवल 9 थे। लेवल 11 इमेजिन कर लो कितना टेरिफाइंग होगा। फिर मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की। बॉडी रिफाइन करना, इंटरनल एनर्जी कल्टीवेट करना, मेंटल स्ट्रेंथ एनहांस करना। ये टेक्निक्स करंट प्रैक्टिसेस से 1000 गुना स्ट्रॉन्ग थी। अगली सुबह टायर्ड फेस के साथ उठा पर बॉडी में फर्क महसूस हुआ। ये दर्द बॉडी के इम्प्यूरिटीज निकालने का सिग्नल था। अब जब सब कुछ मेरे पास था, मैंने डिसाइड किया मेडिसिन ट्राई करने का। बस एक फार्मेसी लैब चाहिए था जो आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। बहुत प्रीशियस होता है। मैंने 9 स्ट्रीट्स पे 15 फार्मेसीज पूछे पर कोई भी स्पेस रेंट नहीं कर रहा था। अब रिजेक्टेड फील करता हुआ मैं एक ओल्ड रन डाउन फार्मेसी में गया। थ्रेट और परसुएशन के बाद क्लर्क एग्री हो गया 3 घंटे यूज करने के लिए, वरना बॉस आने पे उसका प्रॉब्लम होता। और क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम मेडिसिन बना रहा था, केयरफुली इंग्रेडिएंट्स लिए और रेसिपी के रेशियो को मिक्स किया। फाइनली एक पर्पलिश रेड लिक्विड बना पर मैंने सिर्फ छोटा सिप लिया और अगला मोमेंट शार्प पेन मेरे अंदर सर्ज हुआ। लग रहा था बॉडी स्लाइस और बर्न हो रही है। पेन 2 मिनट तक रहा। एक्सपेक्ट नहीं किया था मेडिसिन इतना स्ट्रॉन्ग होगा। ये इमीडिएटली मेरे वाइटल एनर्जी और ब्लड का डेफिसिट रिप्लेनिश कर दिया जो रिसेंट रैपिड इंप्रूवमेंट्स की वजह से था। सबसे इम्पोर्टेंट, इतना पावरफुल इफेक्ट और नो साइड इफेक्ट। सच में 10,000 साल बाद का प्रोडक्ट। तभी रैपिड नॉकिंग हुआ डोर पे। फार्मेसी ओनर जल्दी वापस आ गया। क्लर्क बोला जल्दी विंडो से एस्केप करो अदरवाइज फायरिंग हो जाएगी। श्योर इनफ फीमेल ओनर वापस आ गई और उसको तुरंत फायर कर दिया। क्लीनलीनेस की स्टिकलर, वो इक्विपमेंट भी वॉश करना चाहती थी। फिर वो मेडिसिन पीने लग गई जो अभी लाई। नो, ये इनफेक्टिव है, रिएक्शन बहुत लो है। पता चला ओनर वंस प्रोमिनेंट हेज फार्मास्यूटिकल की डॉटर थी पर अब सिर्फ ये छोटी शॉप थी। रोज मेडिसिन लिक्विड्स रिसर्च करती, होपिंग फैमिली ग्लोरी रिस्टोर हो। पर रियलिटी हर साल उसकी रिजॉल्व तोड़ती रही बिना रुके। पर तभी उसने नोटिस किया एक टेस्ट ट्यूब जो मैंने गलती से कॉर्नर पे छोड़ दिया था। ये शायद उसने छोड़ दिया होगा और मेरी इक्विपमेंट भी डैमेज कर दिए। पर अगला मोमेंट, मेडिसिन की खुशबू उसके नाक में आई। सिर्फ सर्टेन ग्रेड की मेडिसिन से ही फ्रेग्रेंस आता है। क्यूरियस होकर उसने टेस्ट किया और उसके चेहरे पे एस्टोनिशमेंट का एक्सप्रेशन आया। अगले ही मोमेंट ओनर बाहर भागी और अर्जेंटली बोली, अभी कौन था? ये तो मास्टर ही होगा। जो मेडिसिन उसने बनाई वो मार्केट में अवेलेबल हर चीज से 10 गुना बेहतर है और इंग्रेडिएंट्स बहुत ही चीप थे। ऐसे टैलेंट को रिक्रूट करना जरूरी है। जब क्लर्क ने बताया कि ये सो कॉल्ड मास्टर बस एक हाई स्कूल स्टूडेंट है, ओनर शॉक्ड रह गई। क्या सच में ऐसा मॉन्स्टर एग्जिस्ट कर सकता है? दूसरी तरफ मैं अब भी अपने ड्रीम में ज़ॉम्बीज से लड़ रहा था। आज का ओपोनेंट एक लेवल 4 मार्शल आर्टिस्ट ज़ॉम्बी था। चलो देखते हैं फाइट कर सकता हूँ या नहीं। मैंने ज़ॉम्बी के स्ट्राइक को हेड ऑन ब्लॉक किया पर उसका इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग था कि ऐसा लगा मेरे आर्म्स टूट रहे हों। लगता है हेड ऑन नहीं ले सकता, तो मैंने अपनी एजिलिटी यूज की और ज़ॉम्बी को ऑफ गार्ड कैच किया। फाइनली 2 घंटे की अटैक के बाद मैं सक्सेसफुली उसे मार दिया। अगले ही मोमेंट मेमोरीज मेरे दिमाग में फ्लूड हो गई। पता चला वो ओरिजिनली लेवल 5 मार्शल आर्टिस्ट था जो फ्रंट लाइंस पे मर गया था। एक ट्रू सोल्जर। नो वंडर उसके पंचेस इतने हार्ड थे। 3 मार्शल आर्ट टेक्निक्स के ऑगमेंटेशन ने मुझे 10 से 100 गुना ज्यादा पावर अनलिश करने दिया। पर अगर वो एक आर्म मिसिंग और इंटेलिजेंस लैकिंग ना होता तो मैं उसे डिफीट नहीं कर पाता। अगली सुबह मैं फिर से मार्शल आर्ट हॉल गया अपनी वाइटल एनर्जी और ब्लड वैल्यूज टेस्ट करने। चलो देखते हैं इस मंथ में कितना इम्प्रूव हुआ। पर डेटा देख के सच में शॉक हो गया। 15.6 ये लेवल 2 मार्शल आर्टिस्ट के स्टैंडर्ड्स को सरपास करता है और कॉम्बैट पावर 31-37 पे था ऑफ द चार्ट। जैसे ही मैं लीव कर रहा था काउंटर पे लेडी ने मुझे स्माइल दी। एक मंथ में ट्वाइस टेस्ट करना मुझे उनके लिए मेजर कस्टमर माना गया। आफ्टर ऑल कुछ लोग सालों में भी 1 पॉइंट इंक्रीज नहीं करते तो फ्रीक्वेंट टेस्टिंग रेयर है। जब मैंने वहाँ से लीव किया 2 लोग धीरे धीरे अंदर आए। मार्शल आर्ट्स जिम ओनर की डॉटर और उसका डिसाइपल। रेड हेड ने जैसे ही जाना कि मैं फ्रीक्वेंट टेस्ट करता हूँ मॉक किया, मजाक उड़ाया। बस उसके आउटफिट
से ही पता चल रहा है ये एक ऑर्डिनरी फैमिली का किड है, कितना भी टेस्ट करे कमजोर ही रहेगा। थोड़ी एरोगेंस थी पर रियलिटी भी थी, क्योंकि वो प्राइवेट ट्यूटर्स के साथ ट्रेनिंग और सप्लीमेंट से ग्रो हुआ था। इतना प्राउड मत हो, कुछ किड हाईली टैलेंटेड होते हैं। फिर उसने डिसाइड किया आज के टेस्ट रिकॉर्ड्स चेक करे। अगले ही मोमेंट उसकी आंखें ऑलमोस्ट बाहर आ गई। उसने तुरंत रिसेप्शनिस्ट को कांटेक्ट करने को बोला। लू शेंग, एक हाई स्कूल स्टूडेंट विद स्ट्रेंथ ऑफ लेवल 2 मार्शल आर्टिस्ट। ये पूरे व्हाइट रिवर सिटी में अनप्रेसिडेंटेड है। मीनवाइल मैं स्कूल पहुंचा, जहां मैं कुछ दिन नहीं गया था। आज फाइनल वाइटल एनर्जी और ब्लड असेसमेंट डे था, जो सबके कॉलेज फ्यूचर डिसाइड करेगा। मुझे ऑर्डिनरी स्टूडेंट समझ के स्टाफ डिस्डेन के साथ ट्रीट कर रहे थे। सिर्फ फॉर्म दिया फिल करने के लिए और रजिस्ट्रेशन फी पे करने के लिए। सब हैंडल करने के बाद असेसमेंट एरिया ऑलरेडी पैक्ड था। अपनी टर्न के लिए न जाने कितना वेट करना पड़ा। इधर उधर देखते हुए मैंने नोटिस किया कुछ पपराजी टाइप फिगर्स एक गर्ल पे नजर डाल रहे थे। ये गर्ल मेरी बहन से छोटी लगती है, सिर्फ 15-16 साल की। यहाँ अकेली दिख रही थी, काफी स्ट्रॉन्ग होगी। लाइन में ज्यादातर लोग 25 से ज्यादा उम्र के थे। तभी एक बर्ली फिगर लाइन में घुस गया। ये कौन है? लाइन कट करने सराउंडिंग लोग डर गए। ऑब्जेक्ट नहीं किया। रीजन, ये बर्ली मैन लेवल 3 मार्शल आर्टिस्ट टेस्ट देने वाला था, जो व्हाइट रिवर सिटी में 10 लोग से ज्यादा नहीं कर पाते। क्राउड गैप कर गया। इंस्ट्रक्टर्स भी डर गया और उसे अलाउ कर दिया। जैसे ही वो मैन क्रिस्टल के पास स्लोली अप्रोच कर रहा था, एक कपल जिसे कट किया गया था कंप्लेन किया, बस लेवल 3 टेस्ट है, पास नहीं, क्या शो ऑफ है। पर अगले ही मोमेंट डिंग, उसका वाइटल एनर्जी और ब्लड वैल्यू 107 दिखाया। कपल इतना शॉक हुआ कि ग्रेप जूस स्पिट कर दिया। आफ्टर ऑल यहाँ बहुत लोगों ने कभी वाइटल एनर्जी और ब्लड वैल्यू 100 क्रॉस नहीं देखा था। एग्जामिनर शॉक्ड बर्ली मैन को बुला के कॉम्बैट पावर टेस्ट करने को बोला। आफ्टर ऑल उसे दोनों एस्पेक्ट्स में क्वालिफाई करना था, ताकि लेवल 3 मार्शल आर्टिस्ट टेस्ट पास हो सके। सडनली एक लाउड क्रैश के साथ हॉल शेक करने लगा। ये किस पावर का इफेक्ट था? लगता है सब लोग 2 स्टेप्स पीछे चले गए, पर एक एक्सेप्शन था। स्ट्राइकिंगली हैंडसम मैन। खुद एग्जामिनर शॉक था। कोड बोर्ड देखा। एस्टोनिशिंग 10,831। जाओ फेंग, कांग्रेचुलेशंस ऑन पासिंग द लेवल 3 मार्शल आर्टिस्ट एग्जाम विथ वाइटल एनर्जी एंड ब्लड वैल्यू ओवर 100 एंड कॉम्बैक्ट पावर ओवर 10,000। तुम्हारे पंच का विंड प्रेशर ही लेवल 1 मार्शल आर्टिस्ट को अनस्टेबल कर सकता है। तुम लिटरली वॉकिंग वेपन ऑफ डिस्ट्रक्शन हो। उस मोमेंट मैंने बोला, तो ये है लेवल 3 मार्शल आर्टिस्ट? इतना इम्प्रेसिव नहीं लगता। पर मेरी बात क्लियरली लड़की को इरिटेट कर गई। मैंने कभी किसी को इतना एक्ट करते नहीं देखा। सब शॉक में थे, तो मैंने स्टेप फॉरवर्ड किया और पहले टेस्ट लिया। एग्जामिनर ने मेरी कंपोजर अप्रिशिएट की। यंग मैन, वेल डन, नर्वस मत हो, स्लोली प्लेस करो, हार्ट रेट नॉर्मल रखो। अगले ही मोमेंट स्क्रीन पे नंबर्स देख के सबके जबड़े खिसक गए। होली शिट, व्हाट द हेल, 15.8, ये सिर्फ 17-18 का है। क्या अपनी माँ के पेट से ही कल्टीवेट स्टार्ट कर दिया था? जाओ फेंग भी शॉक्ड में था। खुद इतना टैलेंट नहीं था। फिर मैंने दोनों हाथों में स्ट्रेंथ गैदर की। इस बार मैं देखना चाहता था कि मेरा फुल स्ट्राइक कितना स्ट्रॉन्ग है। जैसे ही पर्पल लाइट बर्स्ट हुई, सबकी आई स्टेज पे ग्लूड हो गई। टॉम के सबसाइड होने पे पैनल ने नंबर दिखाया 15,000। सबका वर्ल्ड व्यू बिखर चुका था। एग्जामिनर इतना डरा हुआ था कि बोल भी नहीं पा रहा था। असेसमेंट उसके अंडरस्टैंडिंग से एक्सीड हो गया था। वाइटल एनर्जी और ब्लड वैल्यू लेवल 1 पे होने के बावजूद मेरी स्ट्रेंथ लेवल 3 मार्शल आर्टिस्ट से ज्यादा थी, तो उसने असेसमेंट टेम्परेरली गलत डिक्लेयर कर दिया। ये मैटर हायर अप्स को रिपोर्ट करना होगा। जब मैं लीव करने का सोच रहा था, एक बर्ली फिगर मेरे पीछे खड़ा था। मैंने सोचा वो ब्लो अप करेगा, पर उसके हाथ एक्सटेंड किया। बच्चे, मैं तुम में पोटेंशियल देखता हूँ। मेरा नाम जाओ फेंग है, चलो दोस्त बन जाते हैं। उस मोमेंट 2 प्रोबिंग फोर्सेस कोइटली कम्पीट कर रही थी, पर नेक्स्ट सेकेंड मैंने अनएक्सपेक्टेडली कुछ छोटे फैंस गेन कर लिए, जो मेरे साथ फोटोज लेना चाहते थे। डाम, मुझे यहाँ से निकलना होगा। मार्शल आर्ट एसोसिएशन के एंट्रेंस पे एक क्लासमेट बोला, डोंट वरी, ये तो नॉर्मल है। इसके जैसे जीनियस के लिए मार्शल आर्टिस्ट सर्टिफिकेशन क्या मामूली बात नहीं है? ऑब्वियसली वो पर्पल चैट यंग गर्ल के लिए बोल रहे थे। उस मोमेंट लू कुंगे ने नोटिस किया। लू शेंग दूर से निकल रहा है, क्लियरली सरप्राइज्ड। मैंने भी मेरी सिस्टर अपोजिट नोटिस की, तो धीरे धीरे उसके पास गया। कुंगे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये क्वेश्चन मुझे पूछना चाहिए था ना। तुम हमेशा लेजी, स्कूल स्किप करके घर पे सोती रहती हो। यहाँ मार्शल आर्टिस्ट एसोसिएशन में क्या कर रही हो? ऑफ कोर्स मैंने नहीं बताया कि मेरी स्लीप एक्चुअली मेरी ट्रेनिंग है, तो मैंने झूठ बोला। मुझे थोड़ा काम था, अभी आऊंगा। उस मोमेंट एक शॉर्ट हेड गर्ल अप्रोच हुई। हेलो ब्रदर लू, मैं कुंगे की क्लासमेट फेंग फैन
फैन, आज हम सिस्टर यांग युआन के असेसमेंट के लिए आए हैं। ये ब्रदर लू बहुत हैंडसम लग रहे थे, बिल्कुल वैसे नहीं जैसे क्विंगे डिस्क्राइब करती है। मैंने सिस्टर के सर पे पैट किया और बोला, ओके मुझे कुछ काम है, मैं अभी वापस जा रहा हूँ। जब वो सिबलिंग रिलेशन पे जोक कर रहे थे, एक गर्ल बाहर आई। कैसा गया सिस्टर? पास हुई? ओह मत पूछो, एक इंसिडेंट हुआ, असेसमेंट हॉल कर गया, असेसमेंट गलत निकल गया। क्या? कौन सा इंसिडेंट? मार्शल आर्टिस्ट असेसमेंट रोक सकते हैं? एक मॉन्स्टर अपेयर हुआ मेरे एज का, पर वाइटल एनर्जी और ब्लड वैल्यू इनक्रेडिबल 15.7 और कॉम्बैट पावर ऑफ द चार्ट्स थे 15,000 का। ये बिग ब्रदर का काम है क्या? ब्रदर का नाम क्या है? सिस्टर कैजुअली बोली, 2 वर्ड, लू सेंग। ये मेरा यूजलेस बिग ब्रदर है क्या? मीनवाइल मैं ऑलरेडी घर वापस आ गया, स्लीप के लिए प्रिपेयर्ड, और फर्स्ट काम मेरा पर्सनल इंफॉर्मेशन पुल करना था। पता चला मेरा फ्यूचर फिर से चेंज हो गया है। एक 18 साल का लेवल 2 मार्शल आर्टिस्ट व्हाइट रिवर सिटी में सेंसेशन क्रिएट कर रहा है। मार्शल एसोसिएशन रिकमेंडेशन से मैंने ईस्ट कैंप्रोमाइन टैलेंट ट्रेनिंग कैंप में टॉप 20 में एंट्री ली। सब्सिक्वेंट 5 इयर्स ऑफिसर सर्व और रिटायर किया। शेंग मार्शल आर्ट एस्टेब्लिश किया। बस एक वीक पहले मैं अभी भी वो 37 इयर्स ओल्ड लेवल 4 मार्शल आर्टिस्ट था जो मर गया था। मेरा फ्यूचर सच में चेंज हो गया, पर लेवल 6 मार्शल आर्टिस्ट का पावर वीक है। फ्यूचर चेंज करने के लिए काफी नहीं, इसलिए मुझे और स्ट्रॉन्ग होना होगा। सिर्फ मार्शल आर्ट पीक ब्रेक करके ही चेंज होगा। दूसरी तरफ एसोसिएशन प्रेसिडेंट लेमेंट कर रहा था, टैलेंट ट्रेनिंग कैंप जल्दी स्टार्ट होने वाला है, और व्हाइट रिवर सिटी जहाँ न कोई मार्शल आर्टिस्ट हेरिटेज फैमिलीज है, न प्रॉपर रिसोर्सेज, वहाँ के प्रॉमिसिंग टैलेंट्स हमेशा दूसरे सिटीज ले जाते हैं। डैम, मैं हमेशा से चाहता था कि कोई असली टैलेंट डिस्कवर करूँ और कुछ अचीव करूँ। तभी एक असिस्टेंट ने दरवाजा जोर से खोल दिया। क्या बात है, नॉक करना भूल गया क्या? सॉरी प्रेसिडेंट, अर्जेंट मैटर है। एग्जामिनर मेजर लीव्स लाया है। एक कैंडिडेट अंडर 18 ने हमारे असेसमेंट साइट पर लेवल 2 मार्शल आर्टिस्ट होते हुए 15,000 कॉम्बैट पावर अचीव किया है। प्रेसिडेंट चीख पड़ा, होली शिट, रिवर सिटी में इतने यंग लेवल 2 मार्शल आर्टिस्ट को सालों हो गए देखे हुए। लेकिन अगले मोमेंट उससे भी ज्यादा शॉक हो गया। इस यंग मैन ने मार्शल आर्ट्स का परफेक्ट फॉर्म परफॉर्म किया है। असिस्टेंट समझ नहीं पाया। सर इसका मतलब क्या है? प्रेसिडेंट ने कहा सिंपल वर्ड्स में, दुनिया भर में उसकी एज के 10 लोग भी नहीं होंगे जो मार्शल आर्ट्स को इतनी परफेक्शन से करते हो। फिर उसने सोचा, परफेक्ट फॉर्म मार्शल आर्ट्स को थोड़ा बूस्ट देता है, लेकिन 15.7 वाइटल एनर्जी और ब्लड वैल्यू से 15,000 कॉम्बैट पावर, और वो भी एक ऑर्डिनरी फैमिली से, सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन है, वो एक मॉन्स्टर्स जीनियस है। हमें उसे सिक्योर करना ही होगा। ये सोच के प्रेसिडेंट जोर से हंस पड़ा। लगता है हमारे टैलेंट ट्रेनिंग कैंप में अब होप आ गई है। प्रेसिडेंट आप बुड्ढे, पहले आप मुझे नीचे रखिए। चलो कार प्रिपेयर करो तुरंत, मुझे पर्सनली लू सेंग के घर विजिट करना है। दूसरी तरफ एक डिसाइपल मार्शल आर्ट्स जिम के अंदर चिल्लाया, सिस्टर मुझे मिल गया, उसका नाम लू शेंग है, व्हाइट रिवर एकेडमी का स्टूडेंट। उसके डैड मूवर हैं, मॉम कैशियर, और छोटी सिस्टर है जो हाई स्कूल में पढ़ती है। जल्दी से पेरेंट्स और एक यंग लड़की के लिए सुटेबल्स गिफ्ट खरीद लो। पर मुझे तो बाहर का सेंसेशन पता भी नहीं था। तब तक उसने चिल्लाया, भाई कोई तुमसे मिलने आया है, काफी टाइम हो गया था। उसने मुझे भाई कहकर बुलाया। मुझे पता नहीं था विजिटर्स कौन है, लेकिन जैसे ही मैं नीचे गया मैंने 2 बड़े फिगर्स देखे, मार्शल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और रेड रिवर मार्शल आर्ट्स जिम की बेटी मेरे खुद घर आए थे। पास से ही महसूस हो गया कि प्रेसिडेंट काफी स्ट्रॉन्ग है, डेफिनेटली लेवल 6 मार्शल आर्टिस्ट की स्ट्रेंथ रखता है। कुछ फॉर्मल ग्रीटिंग्स के बाद प्रेसिडेंट सीधे पॉइंट पे आ गया। उसने ट्राउजर पॉकेट से एक सर्टिफिकेट और एक चेक निकाला। लू शेंग, व्हाइट रिवर सिटी की तरफ से मैं तुम्हें ये लेवल 2 सर्टिफिकेट और 1 मिलियन का प्राइज देता हूँ, क्योंकि तुम्हारी स्ट्रेंथ लेवल 3 तक पहुँच गई है। फ्यूचर में तुम्हें लेवल 3 मार्शल आर्टिस्ट के अलाउंस के हिसाब से सैलरी मिलेगी। होली क्रैप ओल्ड मैन, क्या आप हमारे बेटे की बात कर रहे हैं? लेवल 2 मार्शल आर्टिस्ट, हम सपना तो नहीं देख रहे हैं। थैंक यू प्रेसिडेंट, लेकिन मुझे लगता है आपको मेरी मदद किसी और वजह से चाहिए। सही कहा ना? वरना सिर्फ लेवल 2 के अलाउंस के लिए तो आप पर्सनली विजिट नहीं करते। बच्चा अच्छा टेम्परामेंट रखता है, सिचुएशन से अनफेज। चलो मैं सीधा बोलता हूँ, हम चाहते हैं कि तुम व्हाइट रिवर सिटी को रिप्रेजेंट करो ईस्ट कॉम्प्रोविनेंस के टैलेंट ट्रेनिंग कैंप में। ये सुनकर पिंक हेयर तुरंत रिएक्ट कर गई। प्रेसिडेंट चियाओ, ये सही नहीं लगता। टैलेंट ट्रेनिंग कैंप जितना मार्शल जीनेसिस का हब है और उतना ही डेंजरस भी है। हमारे जिम का सबसे प्रॉमिसिंग सीनियर ब्रदर भी वहाँ से लौटने के बाद कभी सेम नहीं रहा, क्राउड में खो गया। लू शेंग में लिमिटलेस पावर है, उसे इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। प्रेसिडेंट ने आर्ग्यू नहीं किया, बस डिसीजन मुझे दे दिया। ये सच है कि वो जगह ब्रूटल है, पर मुझे लू शेंग पे पूरा भरोसा है। मुझे लगता है कि वो वहाँ रुकने वाला नहीं। मैंने स्माइल करते हुए प्रेसिडेंट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म पकड़ा। सोचने
की जरूरत भी है क्या? ऑफ कोर्स मैं जा रहा हूँ। ठीक है तो मैं अब चलता हूँ, कुछ दिनों में कोई तुम्हें पिक करने आएगा। उसके बाद पिंक हेयर ने भी अपने विजिट का पर्पस बताया। वो चाहती थी कि मैं रेड रिवर मार्शल आर्ट्स जिम का ऑनररी डिसाइपल बन जाऊँ। ये मेरी फ्रीडम लिमिट नहीं करेगा, सारे कोर्सेज फ्री होंगे, मास्टर से पर्सनल गाइडेंस मिलेगी और हर मंथ हेड इंस्ट्रक्टर के बेनिफिट्स भी मिलेंगे। पर मैंने बिना सोचे तुरंत मना कर दिया। मैं तुम्हारे जिम का डिसाइपल? क्या सोच रही हो तुम? बाहर से ऑफर फुल बेनिफिट जैसा लगता था, लेकिन मुझे उनके हिडन इंटेंशन समझ आ गए थे। डिसाइपल बनना तो पॉसिबल नहीं, पर ऑनरी मेंबर बन सकता हूँ। वैसे भी जिम घर के पास है और मैं यूजुअली वहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। फिर पिंक हेयर ने कहा कि वो मुझे 1 लाख पर मंथ सैलरी देगी रेड रिवर मार्शल आर्ट्स जिम के ऑनरी मेंबर बनने के रूप में। सबके जाने के बाद फाइनली मेरे पेरेंट्स ने बोलना स्टार्ट किया, बेटा तू लेवल 2 मार्शल आर्टिस्ट कब बन गया? कुछ दिन पहले तक तो तेरा वाइटल एनर्जी और ब्लड वैल्यू सिर्फ 0.8 था ना। ऑफ कोर्स मैं उन्हें अपने सपनों वाली बात नहीं बता सकता। मॉम आपने बहुत मेहनत की है, अब आपको नाइट शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। डैड भी अब मजदूरी मत करो, अब हमारे पास पैसे हैं। दूसरी तरफ हॉल ऑफ बेनेवोलेंस के अंदर मैडम गुस्से से अपनी उंगली काट रही थी। डैमनिट, वो बंदा कहाँ गया? इतने दिन हो गए और वो मुझे उसका नाम तक नहीं पता। जितना मैं उस मेडिसिन के लिए डेटा को एनालाइज करती हूँ उतना ही वो और ज्यादा टेरिफाइंग लगता है। उसमें डजन्स ऑफ एडिशनल इफेक्ट्स हैं और साइड इफेक्ट्स ऑलमोस्ट जीरो। मैंने रिसेंटली रजिस्टर्ड तभी फार्मासिस्ट के डेटा चेक किए, लेकिन इस जीनियस फार्मासिस्ट का कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिल रहा। उसी वक्त क्लर्क चिल्लाया, बॉस मिल गया, ये वही लड़का है, व्हाइट रिवर सिटी का जीनियस। होली क्रैप, मैडम एकदम शॉक हो गई। वो जानती थी कि बंदा यंग है, पर ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतना यंग होगा। अब मैं इसे कैसे रिक्रूट करूं? तभी मैं पहाड़ों के पीछे घूम रहा था, नेचर का हर एक टच महसूस कर रहा था। लग रहा था जैसे हर एक सांस के साथ मैं प्रकृति की एनर्जी अपने अंदर खींच रहा हूँ, अपने शरीर को नेचर के साथ मिला रहा हूँ। ये है असली नेचर ब्रीदिंग मेथड। जब आंखें खोली तो रियलाइज हुआ मैंने एक नया ब्रेक थ्रू कर लिया है। मेरा वाइटल एनर्जी और ब्लड वैल्यू नोटिसेबल तरीके से बढ़ गया है। लगता है अब मुझे मैरो नर्सरिंग एलिक्सिर के इंग्रेडिएंट्स तैयार करने होंगे। बचे हुए इंग्रेडिएंट्स माउंटेन के बेस पर रिजर्व्ड है। चलो देखते हैं मेरा नया क्लाउड चेजिंग स्टेप कितना फास्ट है। 2 सेकंड के अंदर मैं माउंटेन के बेस तक पहुंच गया, लेकिन वहाँ एक लोकल पागल ने मुझे देखते ही प्राइस बढ़ा दिया। कहने लगा, ये तो इतने में खरीद लो वरना माउंटेन के कुत्तों को डाल दूंगा। अरे भाई क्या मैं ये बर्दाश्त कर सकता हूँ? मुझे चुप देखकर पीछे से कुछ चाकू वाले गुंडे आ गए। लगता है तुम लोग सिर्फ बेवकूफ नहीं बल्कि चोर भी हो। चोर? हाँ, तू अंडर एस्टिमेट कर रहा है। हम सब लेवल 1 मार्शल आर्टिस्ट हैं, यहाँ कोई सर्विलियंस नहीं है। तो समझदार बन और पैसे और सामान छोड़ दे। मैंने बस एक बार हाथ उठाया और पास के पत्थर पर पाम मारा, पूरा पत्थर पाउडर बन गया। ये करना सिर्फ लेवल 3 मार्शल आर्टिस्ट के बस की बात होती है। अरे बाप रे, ये बच्चे कितने डेंजरस कब से होने लग गए। सब के सब घुटनों पर गिर गए, मुझे डैड बोलकर माफी मांगने लगे। अगले दिन मैं एसोसिएशन की कार से ईस्ट कॉम प्रोविडेंस पहुंच गया। तो ये है टैलेंट ट्रेनिंग कैंप। गेट देखकर लगा ये ट्रेनिंग कैंप का मिलिट्री बेस ज्यादा लगता है। अंदर जाने के लिए मार्शल आर्टिस्ट बैज चाहिए था, लेकिन मेरा बैज तो मॉम ने फ्रेम करके वॉल पे लगा दिया था, तो मुझे गेट पे ही रोक दिया गया। देखो ये वही बॉटम फीडर सिटी का लड़का है, कल भी उनके कुछ लोग आए थे। इसके पास तो बैज भी नहीं है, पक्का बैक डोर से आया है। इंस्ट्रक्टर ने जब लिस्ट चेक की और व्हाइट रिवर के पास की प्रेसिडेंट की स्पेशल रिकमेंडेशन देखी तो सब और ज्यादा श्योर हो गए कि मैं बैक डोर से ही आया हूँ, क्योंकि मेरे सिटी के लोग कम थे। मुझे क्लियर सोर्स सिटी के ग्रुप के साथ एंट्री दी गई। जैसे ही मैं गेट के अंदर गया पाँव के नीचे कुछ अजीब महसूस हुआ। ये कोई नॉर्मल एंट्रेंस सेरेमनी नहीं थी। तुम्हारा टास्क है इस कॉरिडोर के दूसरे एंड तक पहुंचना। जो सफल हुआ वही कैंप के अंदर रहेगा, जो हार गया घर जाओ। ये सुनकर नए रिक्रूट्स में हल्ला मच गया, पर तुरंत ही जमीन के नीचे क्रैक आई और सब एक सीक्रेट पैसेज में गिर गए। लगता है क्रॉसिंग दिस मैसेज ये उनका टेस्ट था। मैंने तुरंत अपनी साइकिक पावर से स्कैन किया। ये पैसेज ट्रैप से भरा हुआ था। तब क्लियर सोर्स सिटी के लोकल जीनियस लिन यूबाला, हम सब क्लियर सोर्स सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, हमें एक साथ रहना चाहिए। उनका प्लान सिंपल था, मुझे एक दिखने में यूजलेस लड़के को फ्रंट में भेजना ताकि मैं बलि का बकरा बनूं। मैं उन्हें डरा सकता था, पर बेकार में टाइम क्यों बर्बाद करूं। जो नहीं जाना चाहता साइड हो जाओ, क्योंकि जंगली शिकारी हमेशा अकेला चलता है। भीड़ सिर्फ भीड़ होती है। आगे बबल गम जैसे कुछ मेडिसिन दिखाई दिए, मेडिकल पपेट। सब लोग पैनिक में आ गए। उनमें से सबसे वीक पपेट भी लेवल 1 मार्शल आर्टिस्ट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इतने सारे डेंजरस पपेट एक ट्रेनिंग कैंप में, क्या ये लोग हमें मारना चाहते हैं? सुना था ये पपेट्स लेवल 4 मार्शल आर्टिस्ट के बराबर होते हैं, पर इनका कॉस्ट भी उतना ही हैवी होता है। देखो व्हाइट रिवर सिटी का लड़का हिल भी नहीं रहा, पक्का डर के मारे जम गया होगा। ये तो बैकडोर एंट्री वाला है, शायद एक पंच में ही बेहोश हो जाए। पर जब वो मुझे देखकर हंसता था, मैं उन्हें देखकर हंस रहा था। एक पपेट ने पंच मारा और उसके पीछे एक जबरदस्त धमाका हुआ। जब धुआं वहाँ से मिटा तो मैंने
पपेट का पंच बिना चोट खाए पकड़ लिया। सबके चेहरे पर शॉक था। वो उसने पकड़ लिया, बस इतना ही। फिर मैंने उस पपेट का मेडिसिनल हाथ पकड़ के जोर से उठाया। एक पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट हुई और पूरा पपेट उड़ गया। लेकिन मेरी ये मूव देखकर सब हंसने लगे। उन्हें लगा ये डिफेक्टिव स्क्रैप रोबोट है, वरना मेरी जैसी किसी के बस के बात नहीं थी इतना सरवाइव करना। तब यंग मास्टर लिन यू आगे आया। अब देखो मैं कैसे करता हूँ। वाह, यंग मास्टर लिन तो कमाल कर देगा। लेकिन अगले ही सेकंड एक बड़ा हाथ सीधा उसके मुंह पर लगा और वो दीवार से जा टकराया। सब संभाल के, ये लेवल 1 पपेट्स नहीं है, ये साले लेवल 2 हैं। तुरंत क्लियर सोर्स सिटी के सब लोग घबरा गए। एक पूरा झुंड लेवल 2 पपेट्स का, ये तो इम्पॉसिबल है। पर मैं तो बोर्ड हो गया था। मुझे तो ये पपेट सिर्फ थोड़ा सा फोर्स लगाने से मिट्टी में मिल जाते थे। कितने बोरिंग है। दूसरी तरफ एक इंस्ट्रक्टर स्क्रीन को देखकर हैरान था। व्हाट द हेल, ज्यादातर पपेट रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे। सिस्टम माल फंक्शन, ये तो नए हैं। और उधर मैं बस तोड़ता चला गया, हर बैरियर के पार जाता हुआ, जब तक मैं कॉरिडोर के एंड तक नहीं पहुंच गया। दरवाजा खुला। तू गार्डियन है पहले लेवल का, चल लड़ते हैं। क्या? नहीं, मैं एग्जामिनर हूँ। ये लड़का क्या कर रहा है? तभी 2 चीफ इंस्ट्रक्टर्स अलग अलग एग्जामिनेशन जोन्स देख रहे थे। पर इस साल के कैंडिडेट से वो थोड़े निराश थे। सिर्फ 8 लोगों ने अपनी टैलेंट अवेकन की और ऑफिशियल मार्शल आर्टिस्ट बने। उनमें से 5 के पास स्ट्रेंथ बेस्ड नॉन पोटेंशियल टैलेंट है, 2 के पास स्पीड और डिफेंस टाइप और एक साइकिक टाइप। सबसे बेस्ट इस बैच में 18 साल की लड़की। मुझे लगता है हमें उसे फोकस करके ट्रेन करना चाहिए। उसने अपना साइकिक टैलेंट 2 साल पहले अवेकन किया था। यो हो, बढ़िया, बिल्कुल तुम्हारे जैसे। लेकिन अगले ही मोमेंट अलार्म बजा। एक इंस्ट्रक्टर इंजर्ड हुआ था और बैकअप बुला रहा था। मैं जब एग्जामिनेशन हॉल का दरवाजा तोड़ के अंदर घुसा, एक एग्जामिनर को अनकॉन्शियस घसीटते हुए तो सब मिलिट्री ऑफिसर्स मुझे घूर रहे थे। तू क्लियर सोर्स सिटी का स्टूडेंट नहीं है ना? कौन है तू? मैं लू शंग हूँ, एवरग्रीन माउंटेन विलेज, व्हाइट रिवर सिटी से। वाह भाई, लड़का सिर्फ तोड़फोड़ नहीं करता, टीचर्स को भी पीट के लाता है। मुझे लगा ये असेसमेंट का पार्ट था। चीफ इंस्ट्रक्टर ने तुरंत साइकिक प्रोब किया, पर मैंने अपनी सोल वापस खींच ली। देख के वो भी हैरान थी कि मैं बिल्कुल ठीक था। फिर बोला, जा कैफेटेरिया में वेट कर। उन्होंने मेरे डेटा को चेक करते हुए कहा, लू शेंग के एट्रीब्यूट्स अभी अननोन है, इसे सी प्लेयर के लिस्ट में डाल दो 4 लेने के साथ। दूसरी तरफ मैं फाइनली कैफेटेरिया पहुंच गया। वाह, यही है लेजेंडरी बीस्ट मीट। भाई 10 और प्लेट्स ले आओ। तब तक लड़की आई मेरे टेबल के पास। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? मैंने मना कर दिया, कहीं मेरी चावल शेयर न कर ले। फिर पता चला वो यांग युआन थी, मेरी सिटी की इकलौती स्टूडेंट। हालांकि प्रेसिडेंट ने कहा था कि व्हाइट रिवर सिटी से कोई यहाँ सालों से नहीं आया है। यांग युआन धीरे से बोली, असल में व्हाइट रिवर के स्टूडेंट्स हर साल यहाँ आते हैं, पर कोई पास नहीं कर पाता, इसलिए कोई जिक्र नहीं होता, क्योंकि यहाँ सब कुछ पॉइंट से चलता है। इस बार सिर्फ 3 लोगों के पास स्टार्टिंग पॉइंट्स थे, तीनों के तीनों सुपर जीनियसेस जिनमें टैलेंट अवेकन हो चुका था। सिर्फ 3? इतने कम? एक चौथा भी है, सुना है वो बहुत वायलेंट है, इंस्ट्रक्टर्स को एग्जाम में पीट दिया था। तब उसे एक लूज कैनन कहते हैं। ऐसी डिस्क्रिप्शन सुन के मैं अपना ड्रिंक उधल दिया। यांग युआन मुस्कुराई, यहाँ सब सुपर जीनियसेस थे और व्हाइट रिवर सिटी के लू शेंग भी यहाँ बस एक नाम भर है। लेकिन अगले ही पल कुछ लोग पीछे लाइन बनाकर खड़े हो गए। लू शेंग, एंट्रेंस असेसमेंट के दौरान तुमने 88 पपेट्स डैमेज किए और एक इंस्ट्रक्टर को हॉस्पिटल पहुंचाया, प्लीज हमारे साथ आओ। एक मोमेंट में ये न्यूज पूरे कैंप में फैल गई। गाइडेंस रूम में चीफ इंस्ट्रक्टर ने मुझे 2 मिनट तक घूरा। तुम्हें पता है तुमने 88 मशीन तोड़ दी, हर एक की कीमत 10 मिलियन है। फिर भी डिस्कशन के बाद हमने डिसाइड किया है कि असेसमेंट डैमेज काउंट होगा, तुम्हें जिम्मेदार नहीं माना जाएगा। तभी 3 और स्टूडेंट अंदर आए। ये लो तुम्हारा असेसमेंट रिवॉर्ड, जितने स्ट्रॉन्ग उतना ज्यादा रिसोर्स। मैं बोला, मेरा कार्ड व्हाइट क्यों है? क्या ये खाली है? 20 मीट खाने के 5 पॉइंट्स लगते हैं, ट्रेनिंग रूम 1 घंटे के 10 पॉइंट, इंस्ट्रक्टर कोचिंग 30 पॉइंट, चीफ इंस्ट्रक्टर सेशन 100 पॉइंट। लगता है ये सिर्फ एक मील कार्ड है। हाँ, तू तो मासूम निकला। पता है तेरे कार्ड में 1000 पॉइंट्स हैं। ये सुनते ही सब लोगों के चेहरे उतर गए। वाह, फेवर मिल गया इसे, बहुत डिसअपॉइंटिंग है। पक्का कुछ सेटिंग किया होगा इंस्ट्रक्टर के साथ, ब्रीबिंग और रूमर्स फैला के। उन्हें क्या पता, असेसमेंट के इंस्ट्रक्टर कम से कम लेवल 3 मार्शल आर्टिस्ट होते हैं और उन्हें चोट पहुंचाना कम से कम लेवल 4 के बस की बात होती है। उसके बिल्कुल सेफ और बिना चोट के बॉडी के साथ इवन अर्ली स्टेज के सबसे पावरफुल स्ट्रेंथ टाइप टैलेंट भी ऐसा नहीं कर पाए थे। मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करता। अगर तुझे लगता है कि तू स्ट्रॉन्ग है तो साबित करके दिखा। ये कहकर देजुआंग मेरी मार्शल स्किल्स टेस्ट करने के लिए आगे बढ़ा। हालांकि ऐसे एक्सटर्नल कॉम्बैट अलाउड नहीं थे, लेकिन इंस्ट्रक्टर ने इंटरवेन नहीं किया। तब उसका टैलेंट स्किल पेट्रिफिकेशन डिफेंस एक्टिवेट हुआ और एक हल्की पफ की आवाज के साथ मैंने अपनी ऑर्चिड फिंगर उसके फॉरहेड पे एम करके हल्का सा फ्लिक मारा। 1 सेकंड में ही वो इनविंसिबल देजुआंग पीछे उड़ गया, बेहोश। इंस्ट्रक्टर उसने खुद मांगा था। इतना बोलते ही बाकी 2 स्टूडेंट्स शॉक में जम गए। ये सच में
में एक स्टूडेंट है, ये तो हमसे बिल्कुल अलग लेवल पे लगता है। पर जैसे ही मैं जाने लगा, चीफ इंस्ट्रक्टर ने मुझे रोक लिया। उसने मेरे ट्रेनिंग प्लान्स के बारे में पूछा। कहने लगी कि अगर मैं अपने पॉइंट यूज करूं तो वो खुद मुझे पर्सनली ट्रेन कर सकती है। लेकिन मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, क्योंकि मेरे पास उससे भी ज्यादा जरूरी काम थे। ओए बदतमीज, चीफ इंस्ट्रक्टर का पर्सनल गाइडेंस छोड़ के और क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है? मैं बस इतना बोला, सोना ऑफ कोर्स। सबके जाने के बाद चीफ इंस्ट्रक्टर ठंडी आवाज में बोली, क्या तुझे शान पेंग याद है? वो हमारे बैच का जीनियस, स्ट्रेंथ टाइप, टैलेंट के साथ सबसे पहले सबको पीछे छोड़ दिया था। लेकिन असली स्ट्रेंथ सिर्फ मसल से नहीं होती। जो लोग सिर्फ अपने स्ट्रेंथ टाइप पावर पर डिपेंड करते हैं, वो आगे जाके फेड हो जाते हैं। लू शेंग भी शायद उसी रास्ते पे हो। तब मैं एक और डेडली बैटल में था, एक खतरनाक ओपोनेंट के खिलाफ। मैंने अपने सारे ट्रिक्स यूज किए, तब जाके मैच ड्रॉ हुआ और सिर्फ मरने की तैयारी के साथ मैंने उसे मार गिराया। वो ज़ॉम्बी जब जिंदा था तब एक लेवल 6 क्वासी ग्रैंड मास्टर था। अगर मैंने एंड में अपनी साइकिक पावर से शील्ड ना किया होता तो मैं खत्म हो गया होता। उसके बाद उसके सारे टेक्निक्स, मूवमेंट, ट्विस्ट और स्पेयर के सीक्रेट्स मेरी मेमोरी में फ्लो कर गए। ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी दौलत थी। मार्शल आर्ट्स के जीनियस के कंधों पर खड़ा था मैं। फिर मेरी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में एक छोटी सी फिगर अलग हुई, फिर दोबारा मर्ज हो गई। अगले ही पल ऐसा लगा जैसे मेरे कॉन्शियसनेस के समुंदर में ग्लास टूट गया हो और मैं खुशी से भर गया। मेरी साइकिक पावर फाइनली ब्रेक थ्रू कर गई थी। बहुत दिन बाद मैंने अपने क्रेडेंशियल चेक किए और हाँ, चेंज हो गया था। अब मेरा एक्सेस लेवल 3 था। मेरा हाईएस्ट मिलिट्री रिकॉर्ड, मेजर जनरल, 156 साल तक जिंदा रहा था और 65 साल की एज में लेवल 7 मार्शल आर्टिस्ट बना था। अब जब मेरे परमिशन अपग्रेड हो गए तो मैं और ज्यादा इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकता था। मैंने अपने 3 टेक्निक्स के एडवांस चैप्टर्स पढ़े और ऑनेस्टली ये टेक्निक्स कमाल की पावरफुल थी। तब मेरी नजर एक किताब पर गई, द कंप्लीट डिवाइन इल्यूमिनेशन ऑफ द अंडरवर्ल्ड किंग स्क्रिप्चर, जिसे डुआन युफेंग ने बनाया था, जो मार्शल अलायंस के लेवल 11 पावर हाउस था। सच कहूँ तो डुआन युफेंग एक असली जीनियस था। ऐसी हाई लेवल साइकिक टेक्निक बनाना कोई मजाक नहीं। शायद वो लेवल 11 पावर हाउस में टॉप में था, लेकिन ऐसे पावरफुल लोग भी ह्यूमन सिविलाइजेशन के डिस्ट्रक्शन से बच नहीं पाए। इसलिए हर मिनट, हर सेकंड मुझे खुद को और स्ट्रॉन्ग बनाना ही पड़ेगा। पलक झपकते ही 1 महीना बीत गया और चीफ इंस्ट्रक्टर के गाइडेंस में चार्लेन लेवल 1 माइंड वेवर का रैंक के करीब थी। मानना पड़ेगा, तुम्हारा टैलेंट कमाल का है। सिर्फ कुछ हफ्तों में ही इतनी प्रोग्रेस अनबिलीवेबल है। लेकिन चीफ इंस्ट्रक्टर ने एक सीरियस फ्लॉ भी देखा चार्लेट में। उसकी साइकिक स्ट्रेंथ में एक मेंटल कमजोरी है, शायद किसी पुराने ट्रॉमा की वजह से। इसका एक ही सोल्यूशन है, उस इंसान को ढूंढो जिन्होंने ये ट्रॉमा दिया था और या तो उसे हराओ या मार दो। इस महीने में सब स्टूडेंट चेंज हो गए थे, सिर्फ मैं ही हर दिन डॉर्मिटरी में सोता था। इंस्ट्रक्टर ने मुझसे उम्मीद छोड़ दी थी और क्लासमेट्स को लगा कि मेरा पीक खत्म हो गया। उन्हें लगता था मैं इंटेंशनली प्रैक्टिस नहीं कर रहा, बस मिस्ट्री बनाने के लिए। असल में तो कई नए टैलेंट्स मुझे क्रॉस कर चुके थे। सिर्फ यांग युआन मुझ पर विश्वास करती थी और मेरी तरफ से कई बार क्लासमेट से लड़ाइयाँ भी की थी, क्योंकि उसके दिल में वो जानती थी कि मैं कभी चैलेंज से पीछे नहीं होता। तभी हॉलवे में एक क्राउड ने चिल्लाया, याओ योंग 4 फोल्ड ग्रेविटी रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। सब स्टूडेंट तुरंत देखने दौड़े, क्योंकि ज्यादातर लोग 1 फोल्ड ग्रेविटी में भी ज्यादा देर नहीं टिक पाते। जैसे जैसे ऑडियंस बढ़ती गई, याओ योंग के लिप्स के कोने पे एक कॉन्फिडेंट स्माइल आ गई। देखो, ये है वो फीलिंग अडोर्ड होने की। अमेजिंग लगता है ना? पहले मैं तुमसे कम था, लेकिन अब मैं तुम्हें बहुत पीछे छोड़ चुका हूँ। जब तुम सो रहे थे, मैं दिन रात ट्रेनिंग कर रहा था। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, मैं तुरंत उसके पीछे आ गया। ये ग्रेविटी ट्रेनिंग रूम है ना, तो चलो देखते हैं ट्रेनिंग का रिजल्ट क्या निकला। मैं स्टार्ट करता हूँ 3 घंटे से। उसने मजाक उड़ाया, तू इतना टाइम से सोता आ रहा है और अब स्ट्रॉन्ग बनेगा? 1000 पॉइंट्स बर्बाद। लेकिन मैंने उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया और सीधा ग्रेविटी रूम में चला गया। देखो, ग्रेविटी रूम कोई मजाक नहीं होता। अगर बिना वार्म अप अंदर चले गए तो प्रेशर से दिल फट सकता है। 2 मिनट बीत गए और मैं अभी तक हिल भी नहीं रहा था। पर अगले ही मोमेंट मैंने जो किया, उससे स्याओ यांग का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या बकवास, ये तो फेक लग रहा है। वो डबल ग्रेविटी में जंप कर रहा है, मुझे तो कोई प्रेशर महसूस नहीं हो रहा है। फिर मैंने एडजस्टर दोबारा दबाया। अब तो रुकेगा, ज्यादा सह नहीं पाएगा। लेकिन एक डिंग की आवाज आई और पूरा रूम गूंज उठा। याओ यांग ने तुरंत ग्रेविटी को 4 फोल्ड कर दिया। ये 4 फोल्ड ग्रेविटी है। उस पल मैं एक घुटने पे गिर गया। हा हा हा, देखा, ये सह नहीं पा रहा। मुझे पीछे छोड़ने का सपना देख। पर अगले ही सेकंड उसके माथे पे पसीना आ गया और पूरी ऑडियंस शॉक में थी। मैं सिर्फ 2 उंगलियों से पुलअप्स कर रहा था। ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है? ये तो 1 महीने से सो रहा था ना। तब मुझे खुद होश आया। लगता है मैं 4 फोल्ड ग्रेविटी में अडॉप्ट कर गया हूँ। फिर मैंने बटन दोबारा दबाया। इस बार वो लाल हो गया। मतलब अब इसके आगे जाना एक्सट्रीमली डेंजरस था। मुझे प्रेशर महसूस हुआ, पर मैंने
तुरंत अर्थ ब्रीदिंग टेक्निक से अपनी बॉडी को एडजस्ट कर लिया। अब ग्रेविटी रूम स्टूडेंट से भर चुका था। सब चिल्लाते हुए वो वापस आ गया। उस वक्त मैं 5 फोल्ड ग्रेविटी तक पहुंच गया था और अब भी बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक्स कर रहा था, पर मेरे लिए काफी नहीं था। मुझे और प्रेशर चाहिए था। लोग सोच रहे थे मैं स्टॉप करने जा रहा हूँ, क्योंकि इतनी देर तक 5 फोल्ड ग्रेविटी झेलना ही एक रिकॉर्ड था। लेकिन जिस बटन पे मैंने क्लिक किया उससे ग्रेविटी और बढ़ गई। क्या ये पागल हो गया है क्या? अब एक्सीडेंट होगा। चीफ इंस्ट्रक्टर को बुलाओ। क्या बोला तुमने? लू शेंग ने 8 फोल्ड ग्रेविटी तोड़ दी। ये हो क्या रहा है? इस लड़के में इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आई? मुझे लगा मेरी बॉडी अपनी लिमिट तक पहुंच गई है। तब मेरे अंदर डिवाइन इल्यूमिनेशन ऑफ द अंडरवर्ल्ड किंग स्ट्रीटर एक्टिवेट हुआ। 1 सेकंड में मेरी वाइटल एनर्जी और ब्लड 10% बढ़ गए और मेरे इंटरनल ऑर्गन्स रिपेयर और प्रोटेक्ट होने लगे। अगर ऐसा है तो देखते हैं मेरा अल्टीमेट लिमिट क्या है। ये पहले ही हिस्ट्री का सबसे बड़ा रिकॉर्ड था। क्या मैं और ऊपर जा सकता हूँ? ये कहने के बाद बाहर खड़े सभी लोग घुटनों पे गिर गए। ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि ट्रेनिंग रूम के बाहर तक इफेक्ट कर रही थी। अंदर प्रेशर इतना ज्यादा था कि फ्लोर तक क्रैक हो गया। मेरी रग रग जम रही थी, हड्डियां भीग रही थी। बस होश में रहना ही एक स्ट्रगल था। लेकिन मुझे पता था जो लोग फ्यूचर बदलते हैं वो सबसे टैलेंटेड या रिचेस्ट नहीं होते, बल्कि वो होते हैं जो अपनी लिमिट्स तोड़ते हैं। जो थोड़ा सा होश बचा था उससे मैंने अपनी बॉडी को उठाने का ऑर्डर दिया। बाहर लोगों ने इसे 1000 वॉरशिप फेनोमेनोन नाम दे दिया। मैं फ्यूचर के आगे कभी झुकेगा नहीं। 2 मिनट बाद मैं ग्रेविटी रूम से बाहर आया। मेरे रिकॉर्ड ब्रेकिंग 10 फोल्ड ग्रेविटी अचीवमेंट ने मुझे 4000 पॉइंट्स दिलाए। लू शेंग ट्रेंड टाइप मार्शल आर्टिस्ट नहीं है क्या? तो फिर ग्रेविटी रिकॉर्ड कैसे तोड़ दिया? क्या उसकी वाइटल एनर्जी 4th टियर तक पहुंच गई है? और लगता है वो अब एजिलिटी रूम की तरफ जा रहा है। यांग युआन को लगा अब वो लू शेंग के लेवल के आसपास भी नहीं है। दूसरी तरफ रेड हेयर्ड इंस्ट्रक्टर किंग के गाइडेंस में एजिलिटी रूम में दिन रात ट्रेनिंग कर रहा था। अब वो एजिलिटी के 2nd टियर में अडॉप्ट हो गया था और ब्रेक थ्रू के करीब था। उससे लग रहा था वो एक जीनियस है। पर जैसे ही वो बाहर निकला उसने देखा कि सब स्टूडेंट्स और चीफ इंस्ट्रक्टर एक रूम के आसपास इकट्ठा हैं। उसने एक स्टूडेंट से पूछा और जैसे ही सुना कि अंदर लू शेंग है वो हंस पड़ा। तू सीरियसली सोचता है ये स्लीप गॉड मेरा रिकॉर्ड तोड़ेगा? इम्पॉसिबल। देख ऊपर क्या लिखा है। अंदर जैसे ही मैं घुसा फुल पावर ऑन कर दिया। हर डायरेक्शन से आने वाले लाइट बीम्स को डॉज कर रहा था। क्या ये पॉसिबल है क्या? एजिलिटी रूम में हजारों लेजर सेंसर्स हैं और कोई नहीं जानता नेक्स्ट क्या होने वाला है। क्या ये उसका पहला टाइम है? लेकिन जब रेड हेयर को पता चला कि लू शेंग ने अभी अभी 10 फोल्ड ग्रेविटी तोड़ दी, उसकी आंखें बाहर निकल गई। वो स्ट्रेंथ टाइप टैलेंट नहीं है क्या? 1 महीने से सोता था, ये क्या कर रहा है? इंस्ट्रक्टर्स भी शॉक में थे। इतनी फास्ट रिफ्लेक्सेस तो बैटलफील्ड के एक्सपीरियंस सोल्जर्स में भी नहीं देखी गई। ये रिएक्शन नहीं प्रिकॉग्निशन लग रहा था, जैसे वो पहले से जानता हो कि क्या होने वाला है। उन्हें शक हुआ कि शायद लू शेंग एक माइंड वेवर हो। पर तुमने पिछली बार भी टेस्ट किया था, क्या कुछ मिस हो गया? सिर्फ 2 मिनट में मैंने 2nd टियर चैलेंज क्लियर कर लिया और इंस्ट्रक्टर्स देख सकता था लू शेंग की एजिलिटी अब परफेक्शन के स्टेट में पहुंच चुकी थी। फिर मैंने 3rd टियर टेस्ट स्टार्ट किया। इस बार स्पीड डबल थी और हर तरफ से कंटिन्यूअस लेजर बॉम्बार्डमेंट बिना किसी गैप के शुरू हो गया। ये चैलेंज पूरा करने के लिए मुझे अपनी पूरी कैपेबिलिटी निकालनी पड़ी। इंस्ट्रक्टर क्वीन फिर से हैरान रह गया। ये तो इंट्रिकेट मास्टरी रियल में। मैं तो 22 साल की उम्र में अपनी एजिलिटी टैलेंट से यहाँ तक पहुँच पाया था। जैसे जैसे सेकंड्स बीत रहे थे टेस्ट की डिफिकल्टी बढ़ती जा रही थी। अब सिर्फ मेंटल परसेप्शन काफी नहीं था। तब मैंने विंड ब्रीथिंग टेक्निक एक्टिवेट की और पूरे रूम में हवा के झोंके की तरह गायब हो गया। उस मोमेंट में आंख से मेरी स्पीड को देखना मुश्किल हो गया जब तक कि लाइट्स बंद नहीं हो गई। मतलब मैंने 3rd टियर पास कर लिया। चलो लगता है अब थक गया है, आज पूरा स्पॉटलाइट इसने ही ले लिया। लेकिन नहीं, लगता है मैं रुकने वाला नहीं हूँ। जब इंस्ट्रक्टर 3 को लगा कि 3rd टियर मेरा लिमिट है, तब मैंने 4th टियर टॉप एजिलिटी एक्टिवेट कर दिया। पर 4th टियर में सिर्फ एक डायरेक्शन से बीम नहीं आती, यहाँ तो चारों तरफ से हजारों छोटी रोबोटिक स्पेयर घूम रही थी। हर एक से 4-4 बीम्स निकल रही थी, जैसे बड़े बड़े लाइट नेट्स मुझे घेर रहे हों बिना किसी एस्केप के। क्या ये बंदा इंसान भी है? टेस्ट जैसे ही एक 3rd कंप्लीट हुआ, मेरी विंड ब्रीदिंग टेक्निक अपने स्पीड लिमिट तक पहुंच गई। अब बस एक ही सहारा था, डिवाइन इल्यूमिनेशन ऑफ अंडरवर्ल्ड किंग स्क्रिप्चर। तब मेरी साइकिक परसेप्शन रैपिड एक्सपेंड होने लगी। मेरे सेंटर में चारों तरफ टाइम धीरे होने लगा। ये फीलिंग टेम्पोरल सेंस कहलाती है। मतलब मेरी साइकिक पावर अब 3rd टियर ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंच गई थी। ये तो सच में एक माइंड
वेवर है। तब एक सोल धर्मा बॉडी मेरे सामने आया। अच्छा, छुपाना मुश्किल हो गया अब, मैंने बोला। चॉप और एक हैंड चॉप से उसे डिस्पर्स कर दिया। इंडीड ये माइंड वेवर है, इसकी साइकिक पावर मेरे बराबर है। इंस्ट्रक्टर ने कहा, देखना अलग चीज होती है, पर टच करना ज्यादा हो गया। पर लगता था मैं अपनी लिमिट तक पहुंच गया हूँ। सिर्फ टेम्परल सेंस एक्टिवेट करने में ही इतनी साइकिक एनर्जी लग गई। अगली बार फिर ट्राई करना पड़ेगा। अभी तक सिर्फ 56% 4th ईयर कंप्लीट हुआ है। रेड हेयर का तो पूरा वर्ल्ड व्यू टूट गया। ये सब एक स्ट्रेंथ टाइप मार्शल आर्टिस्ट का रहा। तब चीफ इंस्ट्रक्टर ने मुझे कमांड रूम में बुलाया और अपनी ट्राउजर से एक बड़ा सिरिंज निकाला। उन्हें लगा मेरी वाइटल एनर्जी और ब्लड लेवल टियर 3 से ऊपर चली गई है, वरना ग्रेविटी रूम झेलना पॉसिबल नहीं था। अगले ही मोमेंट चीफ इंस्ट्रक्टर ने मुझे इंजेक्शन दिया, पर मेरी वाइटल एनर्जी और ब्लड वैल्यू ऑलरेडी 124 तक पहुंच चुकी थी। टियर 3 मार्शल आर्टिस्ट, हमें 10 साल से ऐसा यंग टैलेंट नहीं मिला। अब कॉम्बैट पावर टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि लिमिट क्या है। ब्रीथ ऑफ फ्लेम, 8 फोल्ड कांस्टेंट टार पंच। पूरा कमांड रूम हिल गया। अगले ही पल पैनल पर नंबर आया 27,920। इंस्ट्रक्टर का मुंह खुला का खुला रह गया। टियर 3 मार्शल आर्टिस्ट ने टियर 5 का कॉम्बैट पावर दिखाया। फिर चीफ इंस्ट्रक्टर ने एक क्रिस्टल निकाला जो साइकिक पावर टेस्ट करने के काम आता है। चीफ इंस्ट्रक्टर खुद एक रेयर जीनियस थी। यंग एज में ही साइकिक स्ट्रेंथ 143, इंटेंसिटी और 4.2 प्योरिटी तक पहुंच गई थी। मैंने क्रिस्टल हाथ में लिया, देखते हैं मेरी साइकिक पावर कहाँ तक गई है। क्रिस्टल चमक उठा और इंस्ट्रक्टर चीख उठी। इम्पॉसिबल, इसकी साइकिक प्योरिटी 20.3 है, मतलब मेरी प्योरिटी उससे 5 गुना ज्यादा। ये जानकर सब स्टन रह गए, क्योंकि साइकिक पावर को रिफाइन करना टॉवेल को सिकोड़ कर सिक्के जितना बनाना जैसा मुश्किल होता है। इस बंदे के लिए जीनियस शब्द भी छोटा है। उसने अपने गले से एक पेंडेंट निकाला और मुझे दिया। इससे माइंड वेवर एसोसिएशन ले जाओ, वहाँ तुझे कल्टीवेट करने के लिए सारे रिसोर्सेज मिलेंगे। ऐसा टैलेंट डिकेड्स में एक बार आता है। माइंड वेवर्स तो ड्रैगन कंट्री में भी रेयर होते हैं, सिर्फ 1% लोग ही अवेकन कर पाते हैं। फिर इंस्ट्रक्टर चीन ने अपनी ट्राउजर से एक बैंक कार्ड निकाला। यहाँ 5 मिलियन है, पर्सनल ग्रेजुएशन बोनस, और हाँ हमें पता है तू जनरल स्टार सिलेक्शन में ईस्ट कॉम प्रोमिनेंस के लिए कम्पीट करेगा। ये कॉम्पिटिशन में सिर्फ 1 in 10,000 टैलेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, जिनमें ग्रैंड मास्टर पोटेंशियल होता है। इस तरह मैंने वैलेडिक्टोरियन के रूप में ग्रेजुएशन किया। घर लौटते वक्त रेड रिवर मार्शल आर्ट स्कूल का बोर्ड गिर गया। कुछ गड़बड़ थी। पता चला गीबा मार्शल आर्ट स्कूल का ओनर रेड रिवर के इंजर्ड मास्टर का फायदा उठाकर कॉलेज चैलेंज करने आया था। रेड रिवर ने मेरे नाम से एड्स चला दिए थे, जिससे गीबा के स्टूडेंट्स कम हो गए। अब गीबा स्कूल को मिटा देने आया था। निहोंग जियान ने अपनी इज्जत के लिए जान लगा दी, पर गीबा का एक्सप्रेशन डार्क हो गया। दोस्त मना करोगे तो फॉरफिट पिला दूंगा। उसका एक पाम स्ट्राइक मारा और निहोंग जियांग, जिन्होंने अपनी एसेंस बर्न कर दी थी, एक ब्लो भी नहीं झेल पाए। 25 मीटर तक उड़े। सब शॉक थे। गीबा ने तो टियर 5 मार्शल आर्टिस्ट का लेवल तोड़ दिया। गीबा हंस पड़ा। 2 साल पहले तू मुझे कमजोर था ना, और अब तू दिन भर बच्चों को पंच सिखाता है। मैं तुझे पीछे छोड़ चुका हूँ। मजबूरन निहोंग जियांग को अपना मार्शल स्कूल बंद करना पड़ा। अपनी बेटी के लिए उसने सब सह लिया। पर जैसे ही गीबा सोच रहा था कि अब व्हाइट रिवर सिटी के सब स्कूल उसके हैं, एक आवाज आई, मास्टर निहोंग जियांग, इतना अच्छा स्कूल बंद कैसे हो रहा है? मैं कहाँ ट्रेन करूंगा? मैं वापस आ गया था। निहोंग शुआंग के चेहरे पे आंसुओं के निशान थे। गीबा ने तुरंत मौका देखा। छोटे भाई लू शेंग, तुम्हारे जैसे टैलेंट के लिए रेड रिवर बस एक मजाक है। मेरे स्कूल में आओ, मैं तुम्हें गीबा सीक्रेट डिफेंस टेक्निक सिखाता हूँ, जिसे कोई भी सेम लेवल का बंदा तोड़ नहीं सकता। पर उसके बोल खत्म होने से पहले ही उसके पेट में एक जोर का दर्द हुआ। पसीना बहने लगा। ओहो, बुरा नहीं, काफी टफ हो, पर क्या तुम्हारा डिफेंस अभी ब्रेक नहीं हुआ है? अगले पंच को झेल पाओगे? एक जोर का धमाका हुआ। गीबा, जिसका डिफेंस अटूट माना जाता था, सीधा पीछे उड़ गया। वॉल टूटते हुए बेहोश हो गया। मास्टर गीबा, मुझे सिखाएंगे ना? पर घुटनों पे बैठ के कैसे सिखाएंगे? उसके शिष्य आंखों पे विश्वास नहीं कर पा रहे थे। एक स्टूडेंट ने उसके सपोस्टेडली अनबीटेबल मास्टर को एक ही पंच में हरा दिया था। मैंने नियोंग शुआंग को उठाते हुए कहा, स्कूल दोबारा बंद मत होने देना। ये मेरे घर के पास इकलौता स्कूल है। नियोंग जियांग को समझ आ गया ये लड़का अब उसे एक बड़ा एहसान दिलवा गया। फिर 2 महीने पहले ये टियर 2 मार्शल आर्टिस्ट था, और अब टियर 5 के आसपास का गीबा को हरा दिया। इस घटना के बाद निहोंग जियांग ने अपने ट्रेनिंग की कीमत समझी और कसम खाई कि कभी प्रैक्टिस नहीं छोड़ेंगे। कुछ दिन बाद घर आके देखा, पापा एक्सोटिक बीस्ट का मांस खाकर काफी हेल्दी लग रहे थे, और मेरी बहन भी टियर 1 मार्शल आर्टिस्ट बन गई थी। डिनर के बाद मैं दोबारा ड्रीम ट्रेनिंग में गया, इस बार सीधा एक ग्रैंड मास्टर से मिलने। उसका प्रेशर इतना था कि पहले के सब वॉरियर्स उसके सामने छोटे लग रहे थे। समझ आ गया, टियर 6 तक सब मार्शल आर्टिस्ट हैं, और टियर 7 शुरू होता है ग्रैंड मास्टर। उसका सिर्फ प्रेशर ही दिल हिला देने के लिए काफी था, पर मुझे मिलना ही था। ब्रीथ ऑफ कांस्टेंट स्टार्स 8 फोल्ड। मैंने उसके ईयर के पीछे किक मारी, पर मैं खुद उड़ गया। वो बुढ़ा हिला भी नहीं। मेरे अटैक में 1 लाख कॉम्बैक्ट पावर तो था, फिर भी असर नहीं। फिर मैंने ब्रीथ ऑफ फ्लेम एक्टिवेट किया। चलो 10 फोल्ड कांस्टेंट टार 1 स्ट्राइक
ट्राई करते हैं। आसमान गूंज उठा पर बुढ़ा अभी भी हिला नहीं। क्या ये वही फॉर्मलेस स्टैंस है जो सिर्फ ग्रैंड मास्टर्स को आता है? इतनी पावर के सामने मैं कुछ नहीं था, इसलिए भागना पड़ा। शुक्र है वो मुझे मारने नहीं आया, सिर्फ गार्डियन की तरह खड़ा रहा, पर मैं रुक नहीं सकता था। मैंने 999 10 फोल्ड कांस्टेंट स्टार पंचेस चलाए। शरीर थक गया था पर नेचुरल ब्रीदिंग टेक्निक ने मुझे संभाला। अब टियर 6 के नीचे के ज़ॉम्बीज मेरे लिए खतरा नहीं रहे। तब मुझे एक आइडिया आया, क्यों ना साइकिक पावर यूज करूं। एक थॉट, एक टफ फोर्स मेरे हाथ पर बनी और मैंने उसे बुड्ढे पर फेंका। डिफेंस नहीं टूटा पर कमजोर जरूर हुआ। अच्छा तो अब सच में ट्राई करते हैं। मैंने साइकिक पावर नो फ्लेक एक के बाद एक फेंके। पहले एक, फिर 10, फिर 1000, हजारों अटैक के बाद शेल में हल्की सी क्रैक आई, लेकिन अभी भी काफी नहीं था। अंत में मैंने 10th फोल्ड कांस्टेंट स्टार पंच को साइकिक पावर के साथ कंबाइन कर दिया। अब देखो तोड़ता कौन है। लगातार एक्सप्लोशंस के साथ डिफेंस फाइनली टूट गया। मुझे माफ करना, अब तुम्हारा विल मैं आगे बढ़ाऊंगा। मैं उसके ऊपर एक सॉलिड पंच मारा। वो मुस्कुराया। क्या ये अब भी जिंदा है या सिर्फ उसका विल बचा है? उसके गिरते ही मेरे दिमाग में उसकी मेमोरी फ्लैश होने लगी। मिस्टर सुरसिंगनिंग, कांग्रेस, आप ग्रैंड मास्टर बन गए। पापा, स्पेसशिप लॉन्च होने वाली है, आप नहीं आ रहे? मैं इंसानियत के लिए अपना आखिरी खून तक बहा दूंगा। मुझे समझ आ गया, ये टियर 9 एक्सोटिक बीस्ट था जिसके सामने ग्रैंड मास्टर भी कुछ नहीं। ठंड लग रही है। क्या ये मौत का एहसास है? पार्क प्रोजेक्ट तभी इंसानों की पावर जोड़कर एक टियर 12 पावर हाउस बनाने की कोशिश कर रहा था। ये मेमोरीज इतनी इंटेंस थी कि मैं पसीने से भीग गया। ये ग्रैंड मास्टर की जिंदगी थी, असली लीजेंडरी लाइफ। उस बुड्ढे का नाम था ट्यू शिनिंग, एक महान ग्रैंड मास्टर। उस पल मेरी मार्शल आर्ट्स मास्टरी पागलपन की स्पीड से बढ़ने लगी। इंट्रिकेट मास्टरी से एडवांस, फिर पीक और अंत में रियल्म ऑफ कंट्रोल तक। पर एक कंफ्यूजन था, उस ग्रैंड मास्टर ने मरने से पहले एक अल्टीमेट मार्शल आर्ट ग्रास्प किया था, पर मुझे वो मेमोरी नहीं मिल रही थी। तब मुझे जमीन पे एक गोल्डन बेड दिखी। जैसे ही मैंने उसे छुआ वो रोशनी में बदल गया और मैं एक इल्यूजन में पहुंच गया। मेरे सामने खड़े थे ग्रैंड मास्टर सुरसिंगनिंग खुद और उसके अपोजिट एक मॉन्स्टरस एक्सोटिक बीस्ट। उसने बीम्स ऑफ लाइट छोड़ी। एंशिएंट मिथोलॉजी में हर गोल्डन क्रो एक सूरज होता है। जब 10 सूरज एक साथ आसमान में निकलते हैं, नदियां सूख जाती है, जमीन फट जाती है, सब कुछ जल जाता है। ये थी ग्रैंड मास्टर सुरसिंगनिंग की अंतिम मार्शल आर्ट, 10 सन इन द स्काई। दुनिया ने कभी इसकी झलक नहीं देखी थी, पर अब जब किस्मत ने इसे मुझे दिया है तो मैं इसे दुनिया के सामने ले आऊंगा। अगली सुबह मैंने महसूस किया मेरी साइकिक पावर सब एयर या वाटर नहीं बल्कि एक स्टील बॉल जैसी सॉलिड हो चुकी थी। अभी भी फॉर्म सेम ही था, लेकिन उसका मास और हार्डनेस कई गुना बढ़ गया था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी साइकिक पावर अब एक टियर 4 पावर हाउस को भी क्रश कर सकती है। लेकिन साथ ही मेरे बॉडी के अराउंड एक हल्की सी स्टेंस लेयर भी डेवलप हो गई, पतली इतनी जैसे एक कॉन्डोम से भी कम। शायद ओल्ड मैन के स्टेंस का 1 मिलियन हिस्सा भी नहीं, पर फिर भी एक ग्रैंड मास्टर के एम्ब्रियोनिक फॉर्म जैसी। ये सीड अगर सही तरीके से ग्रो किया जाए तो एक दिन ये बड़ा पेड़ बन सकता है। फिर मैंने अपना फोन उठाया और हॉल ऑफ बेनेवोलेंस के लोगों से कांटेक्ट करने का सोचा। ट्रेनिंग कैंप से लौटते हुए एक्सोटिक बीस्ट के सप्लीमेंट्स की कमी हो गई थी और मेरी रैपिड एडवांसमेंट को चलते मैंने डिसाइड किया कि ई फैमिली की बेटी से मिलकर कोलैबोरेशन की बात करूं। लेकिन सामने वाली पार्टी ने मुझे स्टूडेंट देखकर थोड़ा उल्टा सीधा सोच लिया। क्या मैं उसे कामयाब होने देता? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले मैंने उसे 40 लग्जरी ट्रिक्स खिलवा दिए। ये लड़का कहीं मुझे सिर्फ खाना खिलवा कर ही तो भगाने तो नहीं आया, उसने सोचा। पर मेरी अगले शब्दों ने लिंग शू को शॉक कर दिया। मैंने बता दिया कि ई फैमिली इतनी जल्दी कोलैप्स क्यों हुई। उनके पुराने माइंडसेट के अलावा सबसे बड़ा रीजन था तुम्हारी माँ और चेन फैमिली का तुम्हारे हॉल ऑफ बेनेवोलेंस पर पुराने दिनों से प्रेशर। मिस्टर लू, आपके पास कोई प्रूफ है क्या? ऐसा कैसे कह दिया? पर मैंने बस इतना कहा, एक काम करो, घर जाके अपने पापा से पूछो, तब क्लियर हो जाएगा। लिंग शू थोड़ी देर तक सोचती रही और रियलाइज किया कि सच में बात तो सही है। माँ के गुजरने के बाद से वो कभी मुझसे मिलने नहीं आई और हॉल ऑफ बेनेवोलेंस का डाउनफॉल तभी से स्टार्ट हुआ जब उसके पापा ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। कुछ महीनों में ही डजन्स ऑफ स्टोर्स बंद हो गए थे। अगर उनके पापा इनकॉम्पिटेंट भी होते तो इतना डाउनफॉल पॉसिबल नहीं था और हर प्रोजेक्ट फाइनलाइज होने के टाइम मिस्टीरियसली कैंसिल हो जाता था। मिसी, मुझे ज्यादा जज मत करना, लेकिन ये सब हमारे फ्यूचर कोऑपरेशन के लिए है। मैंने कामली कहा, मैं रेसिपी और टेक्निकल गाइडेंस दूंगा और तुम प्रोडक्शन और सेल संभालो, पर प्रॉफिट का 90% मेरा होगा। लिंग शू ने टेबल पर हाथ पटका। उसने सोचा था शायद 70-30 डील बनेगी, पर 90% ये बहुत ज्यादा था। मैंने फिर मुस्कुराते हुए देखा, मैं तो 70% ही लेना चाहता था, लेकिन एक्स्ट्रा 20% तुम्हारा मुझे देना बनता है एज कंपनसेशन। कंपनसेशन किस बात का? उसने पूछा। ई फैमिली को चेन फैमिली ने इतने साल तक दबाया है, तुम्हें बदला नहीं लेना क्या? सब कुछ वापस नहीं चाहिए? लिंग शू के आंखों में थोड़ा डाउट, थोड़ा फेयर था, क्योंकि चेन फैमिली कैपिटल प्रोविंस की पावरफुल फैमिली थी। तब मैंने अपनी साइकिक एनर्जी का एक छोटा सा क्लस्टर हवा
में फ्लोट किया और उनके सामने रख दिया। उसकी आंखों में पहली बार होप दिखाई दी। इतना यंग और टियर 2 मार्शल आर्टिस्ट और ऊपर से माइंड वेवर भी, जरूर इसके पीछे कोई पावरफुल बैकिंग है। फाइन, उसने कहा, चलो एक बार गैम्बल करके देखते हैं। वैसे भी कुछ साल में हम सब कुछ हारने वाले हैं। ये लो, मैंने कहा, ये लास्ट टाइम का स्पिरिट मसल फोर्टिफाइंग ब्लड सूट का फॉर्मूला है। तुम फार्मासिस्ट एसोसिएशन में पेटेंट के लिए अप्लाई कर लो और इंग्रेडिएंट्स रेडी कर लो। घर पहुंचकर मैंने वेपन मटेरियल्स की प्राइस लिस्ट देखी और लिटरली स्टन्ड रह गया। मुझे लगा था 5 मिलियन एक बड़ा अमाउंट है, पर यहाँ तो एक मटेरियल ही पूरा 5 मिलियन का पड़ रहा था और मेरी साइकिक पावर ऑर्डिनरी लोगों से कई गुना ज्यादा होने के कारण नॉर्मल स्टील काम नहीं करेगा। मतलब कॉस्ट 10 गुना ज्यादा होगी। अगर ऐसा है तो मुझे खुद ही मटेरियल्स ढूंढने पड़ेंगे। 10,000 साल फ्यूचर के और डिस्ट्रीब्यूशन मैप के हिसाब से आज के बुल्स हेड माउंटेन के नीचे मित्र माइन छुपा हुआ है जो अभी तक माइन नहीं हुआ है। अगर मैं ये ओरे निकाल लूं तो सिर्फ अपने वेपन का इशू ही नहीं सॉल्व होगा बल्कि मुझे अच्छा पैसा भी मिल सकता है। 3 दिन बाद मैं हॉल ऑफ बेनेवोलेंस पहुंचा। आज मुझे नई मेडिसिन बनानी थी। उसके बाद नेक्स्ट फ्यू डेज में बुल्स हेड माउंटेन के लिए निकलना था। अगली सुबह मैं 5,000 किलोमीटर दूर बुल्स हेड माउंटेन पहुंचा। कोई गाड़ी ऊपर तक नहीं जाती थी तो मैंने एक ट्रेवल एजेंसी की जीप चूज की। जगह सच में वाइल्डरनेस की बीच थी, वरना सिल्वर माइन कब का मिल गया होता। तभी पास वाली सीट पर एक छोटी लड़की बोली, भैया बॉल खेलोगे? उसकी माँ ने तुरंत कहा कि ना डिस्टर्ब मत करो। पर मैंने नोटिस किया कि उसका हस्बैंड एक टियर 2 वेवर था। इतना रेयर, जैसे लॉटरी जीतना। इतनी जंगल में मिलना कमाल है। बॉल खेलते हुए मेरी एक्सीडेंटल हैंडसम शकल ने सामने बैठी यंग लेडी को अट्रैक्ट कर लिया और उतरते ही वो मुझसे मेरा नंबर मांगने आ गई। मैंने बिना सोचे एग्री कर लिया। लस्ट के लिए नहीं, पर इसलिए क्योंकि मुझे महसूस हुआ कि ये लड़की खुद एक टियर 2 मार्शल आर्टिस्ट है। मतलब उसका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है। ग्रैंड मास्टर की विल फॉर्म होने के बाद मैं अपनी साइकिक पावर को फ्रीली कंट्रोल कर सकता था, एक्सपैंड या हाइड कर सकता था। ऑर्डिनरी लोगों को मेरी प्रेजेंस का अंदाजा तक नहीं होता। पर माउंटेन के दूसरे साइड पे मैंने अपनी साइकिक पावर पे एक स्पाई डिटेक्ट किया। मैंने उसका नाम चेक नहीं किया जब तक वो मुझसे पंगा नहीं लेता। मुझे फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ एक आदमी जिसका लुक लड़की जैसा था खुशी से मुस्कुराया क्योंकि उसके स्पाई ने उस फैमिली ऑफ 3 का लोकेशन दे दिया था। उसने तुरंत 2 टियर 4 मार्शल आर्टिस्ट भेजने का फैसला किया उन्हें पकड़ने के लिए। पर्पल हेयर का ऑब्सेशन ग्लास गाय से शायद उसके परवर्स लव के कारण था। जैसे ही वो फैमिली रेंटल हाउस में घुसी, ग्लास गाय ने अपनी साइकिक सेंस से पूरा घर स्कैन किया। डर था कि कहीं वो साइको आदमी वहाँ छुपा ना हो। अभी प्रायोरिटी थी अपने फादर इन लॉ के घर पहुंचकर सेफ रहना। उसके फादर इन लॉ एक नियरली टायर 3 साइकिक थे। मैं फिर अपने ड्रीम ट्रेनिंग में वापस गया। अब ज़ॉम्बीज एड्रेनालिन से भरे हुए लग रहे थे। आओ, जितना क्रेजी बनोगे उतना मजा आएगा। कुछ ही सेकंड्स में पूरी हॉर्ड फायर के समुंदर में गायब हो गई। स्मोक क्लियर होने पर एक पावरफुल प्रेजेंस महसूस हुई। पिंक हेयर वाली एक औरत 1000 मैकेनिज्म अम्ब्रेला लेकर, क्लियरली एक ग्रैंड मास्टर लेवल फाइटर। अगले मोमेंट वो हवा में गायब हुई और ऊपर से अटैक किया। उसकी स्पीड इतनी थी कि डॉज करने का मौका ही नहीं मिला और मैं 2 टुकड़े हो गया। आवाज ऐसी आई जैसे आसमान फट गया हो। तभी मैं शॉक से उठ गया। रियल वर्ल्ड में ये डेथ का फील क्या था? मेरे चेस्ट में पेन रियल लग रहा था। पहली बार मुझे समझ आया कि मेरे ड्रीम वर्ल्ड में भी डेंजर रियल है। वो फीमेल ज़ॉम्बी शायद टियर 8 ग्रैंड मास्टर थी। शूट सीनिंग से भी कई गुना स्ट्रॉन्ग। उसकी डिस्ट्रक्टिव आईज उसकी ग्रैंड मास्टर्स विल थी। अगर मैं तुरंत रिएक्ट करता, 10 सन्स इन द स्काई और मार्शल कंट्रोल एक्टिवेट करता, शायद थोड़ा और टिक पाता। लेकिन जब मैंने दोबारा ड्रीम में जाने की कोशिश की तो नहीं जा पाया। क्यों? क्या मैं मर गया था अंदर से, इसलिए कूल डाउन चल रहा था? तभी फोन वाइब्रेट हुआ। जिंग डंडन के 99 मैसेजेस आए हुए थे 2 मिनट्स में। होली क्रैप, मैं कब इतना चार्मिंग हो गया। चलो डिनर के लिए सही है। रेस्टोरेंट पहुंचकर मैंने देखा जिंग डंडन और वो छोटी लड़की मुझे हाथ हिला रही थी। मैं सिर्फ पोलाइटली नॉट करके अगले टेबल पर बैठ गया, पर जिंग डंडन सीधा मेरे सामने आ बैठी। मैंने कहा, मुझे लगा तुम लोग खाना खत्म कर चुके हो। ग्रीन हेयर बोली, खा लिया था। पिंक हेयर बोली, अभी नहीं। डैम, मैंने सोचा। ग्रीन हेयर ने कहा, मैं पहले भूखी नहीं थी, अब थोड़ा लग रहा है। और वो छोटी लड़की बोली, मैं भैया के साथ 10 बोल चावल खा लूंगी। उसके पापा भी एग्री कर लिए क्योंकि उन्होंने साइकिक सेंस से पूरा रेस्टोरेंट स्कैन कर लिया था। कोई थ्रेट नहीं था। पिंक हेयर और ग्रीन हेयर दोनों टियर 2 मार्शल आर्टिस्ट थी, लेकिन मेरे साइकिक रेंज में उनका मरना एक थॉट की बात थी। मैंने वेटर से कहा, सब बेस्ट डिशेस और मिल्स ले आओ। सब लोग हैरान। मैंने एक प्लेट पोर्क बन छोटी लड़की को दी, पर उसने बोला, कंपटीशन करते हैं, कौन ज्यादा खाता है। चलो करते हैं, मैंने कहा। खाने के मामले में कभी पीछे नहीं हटा। ग्रीन हेयर शॉक में थी। उसके लिए इतना खाना सिर्फ गरीब लोग खाते हैं जिनके पास सप्लीमेंट अफोर्ड करने का पैसा नहीं होता। मार्शल आर्टिस्ट यूजुअली सिंथेटिक जर्की या सप्लीमेंट्स लेते हैं, पर रेड हेयर मुझे खाता देखकर इम्प्रेस थी। ग्रीन हेयर बोली, तू तो उसके पीछे पड़ गई लगता है। देख, वो तुझसे छोटा है, उसका ऑरा अनस्टेबल है, मतलब फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं है। तुम मार्शल यूनिवर्सिटी की टॉपर है, सर्टिफाइड टियर 2 मार्शल आर्टिस्ट।
वाकिफ। पर रेड हेयर ने ड्रीमी टोन में कहा, मुझे लगता है ये किस्मत है। ग्रीन हेयर ने कहा, और अगर तुम दोनों साथ आए तो कैसे चलेगा? लॉन्ग डिस्टेंस? वो सिर्फ 5-6 हजार कमाएगा, घर गाड़ी का क्या, एक दिन सब कुछ टूट जाएगा। पर रेड हेयर बोली, मैं उसे गाइड करूंगी, बस अगर वो मार्शल में नहीं आया तो मैं बस से मिलने चली जाऊंगी। मेरे पास घर भी है, कार भी, अगर वो ऑर्डिनरी है तो मैं भी ऑर्डिनरी बन जाऊंगी। कम से कम इतना तो मिलेगा ही कि रोज ट्रेनिंग करके तंग नहीं रहना पड़ेगा। उसके आंखों में एक स्पार्कल थी। मुझे लगा इस लड़की का फ्यूचर सिर्फ मार्शल आर्ट्स तक लिमिटेड नहीं है। पिंक हेयर ने बोला, तू पागल है क्या? इतने साल की ट्रेनिंग छोड़ देगी एक स्कूल किड के लिए? ग्रीन हेयर बोली, देखो उसको लगता है कि किडनी डिफिशियंसी का केस है। पिंक हेयर हंसी और बोली, अभी तो कुछ हुआ भी नहीं, तू ऑलरेडी टेंशन ले रही है। लेकिन अब मेरी सोल पावर इतनी स्ट्रांग हो चुकी थी कि उनके ये दूर के कन्वर्सेशंस भी क्लियरली सुनाई देते थे। मानना पड़ेगा, मैंने सोचा ये तो रोमांटिक बफ का ओवरलोड है। तभी छोटी लड़की बोली, भैया आउटरेजस का मतलब क्या होता है? मैंने ऑकवर्डली कहा, मतलब तुम दोनों दीदी बहुत सुंदर हो। और वो चिल्लाई, दीदी आप दोनों आउटरेजस हो। अगली सुबह ट्रैवल ग्रुप डीप माउंटेन वाटरफॉल के लिए रेडी हुआ, पर उससे पहले सबको पता चला कि मेंग मेंग का फैमिली ऑफ 3 मिसिंग है। फोन ऑफ। गाइड ने सबको काम करने को कोशिश की, पर लू शेंग और वो फैमिली दोनों का गायब होना सबको अनईजी कर गया। पिंक और ग्रीन दोनों उदास थी। उन्हें लग रहा था कि वो फैमिली कुछ अलग थी, पर लू शेंग एक नॉर्मल लड़का था। पिंक हेयर ने फाइनली डिसाइड किया, मैं खुद जाऊंगी माउंटेन में उसे ढूंढने। और तब मैं दूसरी साइड पर मिथ्रिल के डिस्ट्रक्शन की तरफ हाई स्पीड से जा रहा था। 2 घंटे के सफर के बाद मैं मैप में दिखाए लोकेशन पर पहुंचा। साइकिक पावर से मैंने जमीन हटाई और नीचे के मटेरियल्स को सामने निकाला। यही है मिथ्रिल। मैंने साइकिक पावर उस रॉक में डाली और वो शेप लेने लगा। लगभग 4 पाउंड का था और करंट मार्केट के हिसाब से इसका वैल्यू 200 मिलियन के आसपास था। हाउएवर मिथ्रिल अभी भी अपने और स्टेट में था। उसे एक माइंड वेवर का वेपन में फॉर्ज करने के लिए शायद 10-12 प्रोसेसिंग स्टेप्स लगेंगे। जो 4-5 पाउंड का मिथ्रिल और था वो रिफाइन होने के बाद सिर्फ 1 पाउंड हाई क्वालिटी मिथ्रिल बनेगा। पर छोटा कहना भी इसके लिए एग्जैजरेशन हो, ये तो लिटरली टाइनी था। मैं अभी सिर्फ 10 मिनट से डिग कर रहा था और ऑलमोस्ट नीचे तक पहुंच गया था। अगर कोई और डिग करता तो शायद 1 हफ्ते में ही काम खत्म कर देता। लेकिन इतना सारा मिथ्रिल ट्रांसपोर्ट करना भी एक प्रॉब्लम थी। पहले तो प्लान था थोड़ा सा निकाल लूंगा, पर एक बार शुरू किया तो रुक ही नहीं पाया। सोचा पहले किसी जगह पर छुपा दूं, फिर बाद में लोगों की मदद से ले आऊं। मैप में लिखा था कि कुछ किलोमीटर दूर एक माइनॉरिटी विलेज है, शायद वहाँ के लोगों से मदद मांग सकता हूँ। ऐसे आइसोलेटेड गाँव के लोग यूजुअली सिंपल और ईमानदार होते हैं। थोड़ा पैसा दूं तो काम हो जाएगा, लेकिन अगर पैसे का लालच ज्यादा हो गया तो शायद मुझे कुछ एक्सट्रीम करना पड़े। तभी मुझे लगा कि मेरे थॉट्स कुछ ज्यादा ही रूथलेस हो रहे हैं। शायद ज़ॉम्बी वर्ल्ड के कॉन्शियसनेस का इफेक्ट है। लगता है ये वही विलेज है। मैंने खुद से कहा, मुझे लोगों को दिमाग से जीतना है, ताकत से नहीं। उधर दोनों लड़कियां फॉरेस्ट के अंदर तक पहुंच चुकी थी लू शेंग को ढूंढने। क्या लू शेंग वाकई इतनी रिमोट जगह तक आ सकता है? पिंक हेयर ने कहा। तभी उनके नीचे कुछ दिखाई दिया। ये तो वही बॉल है जिसने वो छोटी लड़की से खेल रही थी। ये यहाँ कैसे? पर जैसे ही पिंक हेयर उसे उठाने झुकी, उसके हाथ पैर फ्रीज हो गए। बॉल के ऊपर छोटी छोटी स्पाइडर्स दिखी थी और एक इनविजिबल स्पाइडर सिल्क ने दोनों को जकड़ लिया। दूसरी तरफ एक हॉल के अंदर एक आदमी चिल्लाया, डैड! बड़ी बहन और उनका परिवार आ गया। बहुत दिनों से छुप रहता बुढ़ा आदमी हल्का सा मुस्कुराया जब छोटी लड़की भागते हुए बोली, ग्रैंडपा, मैंने आपको बहुत मिस किया। और उसके गले लग गई। ओल्ड मैन प्यार से उसके सर पर हाथ फिराया। तब उसके माँ बाप बोले, डैड हम वापस आ गए। बूढ़े आदमी की तीखी नजर से पता चल गया कि ये बिना वजह नहीं आए थे। उसने तुरंत 2 भाइयों को कहा, पीछे के जंगल में जाओ, आज शाम पार्टी के लिए कुछ गेम ले आओ। अंकल भी छोटी लड़की को ले गया शिकार पे। जब सब चले गए, बूढ़े ने धीरे से पूछा, बताओ किसके लिए आए हो? कपल थोड़ा हेसिडेंट था क्योंकि सालों पहले हस्बैंड ने उसकी बेटी को भगाकर शादी की थी और अब वो वापस मदद मांगने आए थे। थोड़ी देर बात करने के बाद पसीने में भीगता और खांसी करता बूढ़ा बोला, क्या तुमने एक टियर 3 माइंड वेवर को नाराज कर दिया? जब से तुम मेरी बेटी मिंगुआ को लेकर गए, मुझे पता था ये दिन जरूर आएगा। डैड प्लीज मालिन की मदद कीजिए। मालिन ने कहा, फादर इन लॉ, आप टियर 3 माइंड वेवर बनने की कोशिश कर रहे थे क्या अब तक? पर बूढ़ा आदमी ने हाथ उठाकर कहा, फेल हो गया। इंटरनल इंजरी भी हुई। अब तो मेरी कल्टीवेशन भी गिर गई है। अगर वो लोग यहाँ आ गए तो मैं बस थोड़ी देर तक रोक पाऊंगा। तुम लोग बच्चे को लेकर भाग जाओ। वो लोग घबरा गए और मदद के लिए किसके पास जाएं? पुलिस, बूढ़े ने कहा। ये कानून का समाज है। एक टियर 3 माइंड वेवर भी सड़क पर किसी को नहीं मारेगा। मालिन ने सिर पकड़ते हुए कहा, अगर पुलिस का काम होता तो मैं हजारों मील यहाँ क्यों आता? तभी तीसरा भाई चिल्लाया, भैया कुछ अजनबी घुस रहे हैं। सब शॉक हो गए। वो पागल आदमी इतनी जल्दी कैसे आ गया? उसी समय मैं मैप के गाइड से उस रिमोट विलेज पहुंच गया, डजन्स ऑफ छोटी गलियों से गुजरते हुए। तभी एक डार्ट मेरे पास गुजरा, कौन है तू? ये जगह कैसे ढूंढ ली? दूसरे भाई ने चिल्लाया। तभी छोटी लड़की भागते हुए बोली, बिग ब्रदर, और सीधा मेरे गले लग गई। बिग ब्रदर, क्या तुम
मेरे ग्रैंडपा के घर बॉल खेलने आए हो। सबको तब समझ आया, ओह ये वही लड़का है। फिर मालिन ने मुझे अपने फादर इन लॉ से मिलवाया, बताया कि वो हर साल अपने परिवार से मिलने आता है। मैंने कहा मुझे ग्रुप टूर्स पसंद नहीं है, अकेला हाइकिंग करते हुए गलती से यहाँ आ गया। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा। और दूसरे भाई ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, गलत समझ लिया तुझे, सॉरी। आज शाम हम तुम्हारे लिए गेम बनाएंगे। पर मैंने महसूस किया कुछ अलग है। ये सब लोग माइंड वेवर्स थे, खासकर बूढ़ा आदमी जो टियर 3 के पीक पर था। मुझे लगा अब इन्हें दिमाग से कैसे जीतूं, ये तो मिथ्रिल की कीमत जानते ही होंगे। तब छोटी लड़की उदास हो गई। बिग ब्रदर अब हम बॉल नहीं खेल सकते, मेरी बॉल खो गई। मैं कहने ही वाला था, मैं नहीं दिला दूंगा। तब मुझे पिंक और ग्रीन हेयर की प्रेजेंस महसूस हुई। ये दोनों भी यहाँ कैसे? पर अगले ही पल समझा कुछ गड़बड़ है, कुछ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस थी। बिग ब्रदर मुझे बॉल दिख रही है, छोटी ने कहा, लेकिन उसके पीछे जहरीली स्पाइडर्स का स्वार्म था। पिंक और ग्रीन हेयर शॉक में देख रहे थे जब एक पर्पल हेल वाला आदमी आगे बढ़ा। टांग मालिन, तो तुम यहाँ छुपे हुए थे, बहुत परेशान किया तुमने। बूढ़े ने तुरंत फील किया ये कोई नॉर्मल टियर 3 नहीं, पीक टियर 3 माइंड वेवर था। उसको शरीर गोल्डन लाइट से चमका। मॉलिन बच्चे और गांव वालों को लेकर भाग जाओ। और उसने कई गोल्डन फ्लाइंग शॉट्स उस पर छोड़ी, पर पर्पल हेल ने बस एक हाथ हिलाकर सबको स्पाइडर सिल्क में जकड़ लिया। बस इतना ही है तुम्हारा पावर, तुम लोग माइंड वेवर्स के नाम पर धब्बा हो। उसके हाथ से डार्क पर्पल ऑरा फैल गया। चलो अब तुम सबको डिस्पेयर दिखाता हूँ। मॉलिन ने डिस्पेयर होकर एक डेंस आयन स्पेयर से अटैक किया, पर पर्पल हेल ने एक हाथ से सब तोड़ दिया। मॉलिन तू अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। और उसने पर्पल बीम छोड़ी, सबको स्पाइडर सिल्क में लपेट लिया। छोड़ो मेरी फैमिली को, मर्द हो तो मुझसे लड़, मॉलिन चिल्लाया। पर्पल हेल हंस पड़ा, हीरो बन रहा है तू। और उनके गले के पास की थ्रेड्स टाइट होने लगी। मैं तो इन दोनों कॉलेज की लड़कियों को मार के तुझे फंसाने वाला था, पर तू तो परफेक्ट जगह ले आया अपनी कवर खोदने के लिए। मॉलिन चिल्लाया, तू बीस्ट है। पर्पल हेल ने हंसी में कहा, हाँ ये डिस्पेयर देखना चाहता था मैं। ग्रीन हेयर रो पड़ी, काश हम यहाँ ना आते, ये तो पीक टियर 3 है। पिंक हेयर के आंसू टपक गए। लू शैंग लगता है हम मरने वाले हैं। तभी पर्पल हेयर ने अपने दो लोगों को बोला, उस छोटी को ले जाओ। पर जैसे ही वो उसके पास पहुंचे, उसके स्पाइडर सिल्क अपने आप टूट गए। क्या मेरा मिथ्रिल स्पाइडर सिल्क कैसे टूट गया? पर्पल हेयर शॉक में था। मैंने अपने साइकिक पावर्स चैनल की सारे वेब्स तोड़ दिए। छोटी लड़की चिल्लाई, बिग ब्रदर प्लीज मेरी फैमिली को बचा लो। दो मार्शल आर्टिस्ट मुझ पर अटैक करते हैं, पर मैंने एक पंच मारा और दोनों हवा में उड़ गए। पर्पल हेयर घबरा गया, क्या तुम टियर 5 हो? फिर देखा मेरे शरीर को नॉर्मल लग रहा था, एनर्जी भी नहीं थी। शायद ये टंग मॉलिन का असली बैकअप है। मॉलिन भी स्टन था, ये तो एक स्कूल स्टूडेंट था। पर्पल हेयर बोला, मेरे मिथ्रिल स्पाइडर सिल्क के नीचे तेरा शरीर मक्खन की तरह कट जाएगा। मैंने शांति से कहा, ट्राई कर ले। गुस्से में उसने अपने सिल्क से एक जायंट स्पाइडर बनाया। जैसे ही उसके क्लॉज मेरे पास आए, मैंने बस अपना हाथ उठाया, थोड़ा लाइटनिंग पावर के साथ, और स्पाइडर डिसॉल्व हो गया। सब हैरान, ये तो कंट्रोल मार्शल आर्ट। पर्पल हेयर डिसबिलीफ में था, मेरा पावर एक सेकंड में कैंसिल कैसे हो गया? मैंने कहा, हो गया तेरा ड्रामा, अब मेरी बारी। और उसके स्पाइडर सिल्क को पकड़कर उसे घुमाया। इम्पॉसिबल, ये लड़का मेरे मिथ्रिल सिल्क को कैसे कंट्रोल कर रहा है? पर्पल हेयर ने अपने शरीर को इन्फ्लेट करना शुरू किया। बुड्ढे ने चिल्लाया, नहीं, ये अपनी साइकिक पावर से सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने जा रहा है। पर मैंने एक इनविजिबल साइकिक हाथ से उसे पकड़ लिया। तेरी पावर तो वीक है और तू सेल्फ डिस्ट्रक्ट करेगा। और एक जोर से स्क्वीज किया, एक मासिव एक्सप्लोजन हुआ। मेरे हाथ के अंदर ही कॉन्फाइंड रहा। सब खत्म होने के बाद मैंने उसका वेपन उठाया। मिथ्रिल का बना है, बढ़िया चीज है। अभी मुझे एक माइंड वेवर वेपन चाहिए भी था। तभी छोटी लड़की मेरे गले लग गई। बिग ब्रदर तुम तो स्ट्रॉन्ग हो बहुत ज्यादा। बूढ़ा आदमी हैरान था, ये लड़का स्टूडेंट लगता है, पर टियर 3 के बराबर स्ट्रेंथ, कंट्रोल्ड मार्शल आर्ट और साइकिक पावर्स भी। नई जनरेशन सच में ड्रैगन बनेगी। ग्रीन हेयर हमेशा की तरह बोल उठी, ये तो वीक था ना, रोज खाता रहता था और बाथरूम भागता था। तब ग्लासेस गाय आगे आया शुक्रिया कहने, पर वर्ड्स नहीं मिल रहे थे। मैंने कहा, इतना फॉर्मल मत हो, मुझे बस तुम्हारी मदद चाहिए। ग्लासेस गाय ने कहा, आपसे जो कहोगे करूंगा। मैंने मिथ्रिल ओरे उसके हवाले किया, क्योंकि वो टियर 2 माइंड वेवर था और एसोसिएशन में था। सीक्रेट काम उसके लिए इजी था। ट्रिप खत्म होने के बाद हम बस में वापस जा रहे थे। पिंक हेयर ने पूछा, अब कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, कूल सिटी, माइंड वेवर एसोसिएशन में काम है। पिंक हेयर के मुंह से निकल गया, क्या हम भी वहीं जा रहे हैं क्या? मैंने सोचा बस यही रह गया था, अब ये सिबलिंग रोमांस बनेगा क्या? ग्रीन हेयर ने बोला, कूल सिटी में पिंक हेयर का होम टाउन है, वहाँ अपने परिवार से मिलने जा रही है। तभी डोंग क्वेक्सी का कॉल आया, इस साल का जनरल स्टार सिलेक्शन एडवांस हो गया है, मैं तुरंत तुम्हें लेने आ रही हूँ।
कूल सिटी बस स्टेशन पर उतरते ही मैंने कहा मुझे एक अर्जेंट काम याद आ गया है और उसने अलविदा ले लिया। पिंक हेयर थोड़ी परेशान सी लगी, अपने चेरी लिप्स को थोड़ा सा पाउट करते हुए सोच रही थी। शायद उसकी वजह से मैंने जाना डिसाइड किया। तभी एक रोल्स रॉयस हमारे पीछे आकर रुकती है और उसमें से एक जाड़े जैसा सफेद पाँव धीरे से बाहर निकलता है। एक औरत तेज कदम से आई और पिंक हेयर को गले लगा लिया। दान तुम फाइनली वापस आ गई। ये थी पिंक हेयर की बेस्ट फ्रेंड। उसी वक्त कार से एक रिच सेकंड जेन लड़का हाथ हिलाकर बोला, दान बहुत दिन हो गए, तू और भी प्रिटी लग रही है। पिंक हेयर ने आंखें घुमाई और पूरी नफरत से कहा, तू ही आया मुझे लेने। फिर उसने शान का इंट्रोडक्शन दिया, ये मेरी मार्शल यूनिवर्सिटी की सबसे अच्छी दोस्त है और टियर 2 मार्शल आर्टिस्ट भी है। लेकिन जब बात मेरी यानी लू शेंग पर आई तो वो थोड़ी रुकी और बस इतना बोला, ये एक अच्छा दोस्त है जिसे मैं बुल्स हेड माउंटेन ट्रिप में मिली थी, क्योंकि वो जानती थी मेरे पास काफी सीक्रेट्स हैं जो ज्यादा बताना ठीक नहीं होगा। रिच सेकंड जेन ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, एक कॉन्टेम्प्ट बाहरी नजर से, जबकि उस लड़की ने ग्रीन हेयर से पोलाइटली हाथ मिलाया और बोला, हाय आई एम शान। फिर रिच लड़का ग्रीन हेयर से बोला, मैं चाओ मिंग लियान हूँ, तुम दान के फ्रेंड हो, मतलब तुम हमारे भी फ्रेंड हो। ये कहकर उसने ऑफर दिया, चलो कूल सिटी चलते हैं, एक रॉयल ट्रीट देते हैं सबको। पिंक हेयर थोड़ा इमोशनल हो गई, मैंने क्लियरली कहा था ना हम 3 लोग हैं, फिर भी तू 4 सीटर लेके आया। उसकी बेस्ट फ्रेंड ने कहा, दान ये तो बस एक ट्रैवल फ्रेंड है जिसे तू ट्रिप में मिली थी, इतना सीरियसली क्यों ले रही है, हम तेरे असली दोस्त हैं। जब माहौल थोड़ा ऑकवर्ड होने लगा तो चाओ मिंग लियान ने अपने वॉलेट से कुछ नोट निकाले और बोला, सॉरी दान हमारी गलती थी, अब मिल ही गए हैं तो ये लड़का कैब ले ले, ये पैसा रख लो। ये सुनते ही पिंक हेयर लिटरली फट गई। जिस लड़के को वो इतनी मुश्किल से चेस कर रही थी उसके सामने ऐसा इंसल्ट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने बिना सोचे समझे वो नोट्स उसके मुंह पर फेंक दिए। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कामली बोला, गुस्सा मत करो, मुझे वैसे भी अब निकलना है, मेरा चार्टर्ड प्लान आ गया था। अगले ही पल सबके चेहरे शॉक में थे जब उन्होंने अपने ऊपर एक बड़ा सा एयरक्राफ्ट देखा। उसके ऊपर खड़ी थी डोंग श्योक्सी चिल्लाते हुए, जल्दी करो, हमें सिटी में लैंड नहीं कर सकते। मैं सीधा प्लेन की तरफ जंप किया। सबके होश उड़ गए क्योंकि वो एयरक्राफ्ट ईस्टर्न मिलिट्री लीजन का था। जाते जाते मैंने पिंक हेयर की तरफ एक कूल सा पोज मारा, सी यू नेक्स्ट टाइम।